सबसे पहले थैंक यू आने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि सर ने कहा है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर ने दे दिया मेरा। ठीक है, मैं थोड़ा और डिटेल ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मेरा साइकोलॉजी और बैकग्राउंड। तो मैंने 2020 में जादवपुर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में पास किया था और मेरा बैकग्राउंड डेटा साइंस का ही रहा है। वहाँ पे मेरे सारे कोर्सेज डेटा साइंस में ही हुए थे। तो इससे क्या था, डेटा साइंस का एडवांटेज क्या होता है कि इससे मेरे सीसेट वाले पोर्शन काफ़ी क्लियर थी। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत हेल्प होता है बैकग्राउंड का। उसके बाद जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट किया था, इस प्रेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पूरे जर्नी में साथ देगा वो होता है आपका साइकोलॉजी, जिसके ऊपर डिस्कशन बिल्कुल नहीं होती है। मेरे साथ भी वही चीज़ था, फोमो होगा बहुत ज़्यादा। तो अब क्या करना है ना कि सबसे पहला चीज़ मैं साइकोलॉजी बताता हूँ। शिफ्ट हो जा रहा है। ओके, तो देखो ये आपको आईएएस 6 अटेम्प्ट देते हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा। बट आर वी मेंटली प्रिपेयर टू राइट 6 अटेम्प्ट्स? ये डिसीजन आप लोगों को लेना होता है। इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर टू राइट 6 अटेम्प्ट्स, इसका मतलब हो रहा है आप 7 years ऑफ योर लाइफ दे रहे हो उस चीज को। ठीक है, तो ये जब तक क्लियर रहेगा ना, जो लोग मोटिवेशन की बात करते हैं, मैं पहले उसी चीज को एड्रेस करता हूँ। एक्सटर्नल मोटिवेशन काम बिल्कुल नहीं आता। द रीजन वाई आई क्लियर्ड मल्टीपल एग्जाम एंड वाई आई हाइड टू गिव मल्टीपल एग्जाम, इट्स बिकॉज ऑफ द इंटरनल मोटिवेशन। अब देखो, जब आप पहली बार फेल करोगे ना, आप भटकने लगोगे, यूट्यूब खोलोगे, दोस्तों से बात करोगे, अननेसेसरी, कोई मीनिंग नहीं है उसका। जब मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि अच्छा ठीक है कुछ नहीं होगा, 6 अटेम्प्ट्स तो लिखने ही है मुझे, बैक टू बैक दो, 1 साल का गैप लेके दो, तो मिनिमम 7 years आपके गए यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज डेवलप दिस साइकोलॉजी कि हाउ टू डील इन दीज 7 years। अगर ये आपका फंडा क्लियर है ना, तो फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगा। बहुत लोग क्या होता है कि दे अभी जिस स्टेज, जब प्लानिंग स्टेज में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि ठीक है यार इजी है, 1 अटेम्प्ट दे देंगे, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, 2 अटेम्प्ट में नहीं तो 3 अटेम्प्ट में तो होना ही होना है फिक्स। मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया था। 2021 वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सोचे थे उसमें आई वॉज गुड, आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, सोचे थे उसी में निकल जाएगा, बट प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर 2022 अगेन सेम स्टोरी। तो इस बीच में क्या हो रहा था ना, आई वॉज रेडी मेंटली दैट अगर 3 अटेम्प्ट में मेरे कुछ नहीं होता है ना, जैसे इस दिसंबर में जो रिजल्ट आने वाला था मीन्स का, आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर कुछ नहीं होता है तो आई वुड शिफ्ट बैक टू द कॉर्पोरेट साइड। क्योंकि वंस आई एम इन दैट जोन, और स्पेशली देखो इस बार ऐसे में टॉपिक भी है लड़कों के चैलेंजेस क्या, लड़कियों के चैलेंजेस क्या। तो लड़कों का सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज यही होता है कि पेरेंट्स को जवाब देना, क्योंकि आप अच्छे एजुकेशन से बैकग्राउंड से हो, उसके बाद आप सिर्फ पढ़ रहे हो ना, ये इट डजंट साउंड नाइस। सेम चैलेंज लड़कियों के पास भी है, बट डिफरेंट पैरामीटर्स में होती है वो चीज। तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सेकेंड चीज जो करो, मिनिमम इंटरैक्शंस। ये कोर है इस प्रेपरेशन का, क्योंकि आप जितने लोगों से इंटरैक्ट करोगे ना, उतने डिफरेंट ओपिनियंस आपके मन में वो डालेंगे, उतने एक्सपेक्टेशंस आपके ये होंगे। जो कुछ खास दोस्त है उनसे कभी कभी बात कर लिया करो जब आप फेल कर रहे हो, या फिर कीप योर पेरेंट्स ओनली एज योर गो टू पर्सन्स। अगर नहीं है, बहुत केसेस में नहीं हो पाता है, पेरेंट्स आर नॉट द गो टू ऑप्शंस, तो आपके फ्रेंड्स कुछ बना लो, 1-2 जो आपके तरह ही प्रिपरेशन के ग्रुप में है। ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो मेरे कुछ दोस्त थे जो प्रिपेयर कर रहे थे मेरे साथ, तो उनके साथ हम लोग यही डिस्कस करते हैं। तो वी हैव डिस्कस मोर फेलियर्स देन सक्सेसेस। सक्सेस में एवरीवन इज नॉर्मल, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वो दिस दैट, क्योंकि उनका सक्सेस तो नहीं है ना, उनको तो अभी फाइट मारना है। तो इसीलिए कीप योर फ्रेंड सर्कल वो है जब आपका ये सॉर्टेड है कि आपको क्या करना है। जैसे जब मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसी टाइम मैंने ये चीज सोच लिया था कि 3 अटेम्प्ट आप लिखूंगा। और ये चीज कॉमन आप देखोगे हर टॉपर बंदा का, जो कहीं ना कहीं जॉब छोड़ के या फिर अच्छे कॉलेज से होने के बाद, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे, एज, ये सब फैक्टर से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि इस एज में हम लोग का ब्रेन सबसे ज्यादा चलता है। और क्या होता है ना, मिनिमम इंटरेक्शन क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब व्हाट्सएप स्टेटस देखोगे या किसी का देखोगे कि वो अच्छे जगह पे जा रहा है जहां पे आप भी हो सकते थे, तो आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा है लाइफ में। हम बहुत कॉमन साइकोलॉजी है। इसी कारण ये 2 ट्रैप में ही सब फंसे हुए हैं अभी तक। इसके बाद आता है स्टेट पीसीएस क्यों देना है। तो अब आता है रोल आपका प्लान बी एंड प्लान सी का। इसके बारे में सब कोई बात करता है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो ये मैंने सीखा है, लाइक आई फॉलो MS धोनी अलॉट।
ठीक है, मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है उनका। तो हमेशा इस दोनों चीज की बात करते थे कि प्लान ए तो है आईएएस। इस बार जब मैं मेंस लिखने बैठा था, मेरे पीछे एक बंदा आईआरएस था और सामने जो बंदा था वो यूपी में डीएसपी था। समझ रहे हो, आईआरएस बंदा भी निकाल चुका है बट वो भी एग्जाम में बैठ रहा है, तो आपको उनके साथ भी कंपीट करना होता है मेंस में। प्लान बी क्या है? प्लान बी ऐसा चीज है जो इट इज रिलेटिवली इजियर देन यूपीएससी, बट इसके लिए भी फाइट है, इसके भी पूल है। तो मेरे लिए प्लान बी वो स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस में भी नॉन पुलिसिंग पोस्ट। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि जितने भी सर्विस है ना यूपीएससी के, 20 सर्विसेज है यूपीएससी में। स्टेट में भी रिलेटिवली आपके 15 to 18 सर्विसेज होते हैं, तो देयर आर टोटल 38 सर्विसेज। आप हर बार जब एज अ हॉबी या फिर एज अ पास्ट टाइम जस्ट आप गो थ्रू करो सर्विसेज में। और सर्विस का गो थ्रू करने का मतलब ये हो रहा है कि आप जैसे सर्विस में हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स पिक अप बीपीआरओ, बिहार पंचायती राज ऑफिसर, क्या काम करते हैं वो डिस्कस करो। जस्ट यूट्यूब में देख लो कि बीपीआरओ ऑफिसर कोई है, कैसे रिटायर कर रहे हैं वो, उनका करियर प्रोस्पेक्ट क्या है क्या नहीं है। इससे दो बेनिफिट होगा, जब एथिक्स में केस स्टडी लिखोगे ना आप, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कौन सा इशू कौन सा ऑफिसर डील करता है। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जब आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो, वहां पे सर्किल ऑफिसर्स जो सीओ होते हैं, या इनको सर्किल ऑफिसर्स ही बोलते हैं इनको बेसिकली, तो ये लैंड रेवेन्यू सारा देखते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। अगर आपको इनका रोल पता है ना, तो इमेजिन करो कितना बढ़िया केस स्टडी लिखोगे आप। ये किनके साथ काम करते हैं? ये काम करते हैं बीपीआरओ के साथ, और ये दोनों होते हैं बीडीओ के अंडर में। आप समझ रहे हो इन दोनों का रोल कितना इंपॉर्टेंट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और टीयर 3 गवर्नेंस में। ये सीईओ भी होते हैं उसके पंचायत समिति के। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सारे टेंडर इन्हीं के पास से निकलते हैं। तो ये सब मुझे पहले से पता था, ये मैं इसी जर्नी का बात कर रहा हूं, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इससे आप समझ रहे हो आपका आंसर कितना बेनिफिट होगा। जीएस2 में बहुत हेल्प करता है ये, मैं बहुत जगह लिख के आया हूं। कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सर्किल ऑफिसर्स, बीपीआरओ एंड बीडीओ, और फिर ये ट्रायंगल बना दिया हो, और यहाँ पे ऐसे पंचायत इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे जितने भी सर्विस है ना, टोटल 40 सर्विस आप मान लो, और आप लोग सब बीपीएससी दोगे तो ये आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो 40 सर्विसेज अगर हैं, इन सर्विसेज अगर मुझे आइडिया है कि आईआरएस कैसे प्रोस्पेक्ट करता है लाइफ में, तब डिसीजन मेकिंग बहुत बेटर होगा। इसी के होमवर्क से मैंने पता ये किया कि पुलिसिंग मेरे लिए उतना नहीं बना हुआ है, तो आई डिडंट फिल द डीएसपी ऑप्शन इन स्टेट पीसीएस, मतलब वेस्ट बंगाल या फिर बिहार में। मेरा फिर रेवेन्यू ही था एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। बहुत लोग फिल कर देते हैं, फिर वो बाद में जाके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सर्विस में क्या है, क्या चैलेंजेस है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। लिमिट कैसे गया? अच्छा ठीक है। तो ये होता प्लान बी, ठीक है। तो मेरे केस में मैं फिर बताऊंगा सिंग कैसे करते हैं इन सबको। मेरे केस में प्लान बी था स्टेट, सो आई टारगेटेड द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, क्योंकि इजी होता है बहुत ज्यादा करना। एंड वेस्ट बंगाल, एक्चुअली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ आसनसोल वेस्ट बंगाल का, और मेरा नेटिव प्लेस मधुबनी है। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और राजस्थान। आप लोग ये इसमें इंटरव्यू में एक्चुअली थोड़ा बंगाली लगता है, तो हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन हो जाए, बट ये तीनों ऑप्शन तो अब तो पूरा सिंक कर दिया इसको यूपीएससी के पैटर्न पे। तो ये तीनों स्टेट्स तो आपके रडार में होने ही चाहिए कि अगर मैं होलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगता है। अगर इस बार बिहार का पेपर दिया होगा आपने, तो आपको रियलाइज हुआ होगा ये पूरा यूपीएससी पैटर्न पे ही उतार रहा है चीजों को। इस पे आएंगे थोड़ी देर बाद। प्लान सी क्या है? प्लान सी एक ऐसा चीज है ना जो आपके पास ऑलरेडी है। देखो, एक होता है इकोनॉमिक एफ्लुएंसी, पैसा बहुत कमा रहे हो। एक होता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो फॉर योर खर्चे। अगर ऐसा कोई प्लान है आपके पास, या ऐसा कोई फॉल बैक ऑप्शन है आपके पास, जैसे मेरे पास था ऑप्शन ये कि मैं वापस कॉर्पोरेट में जा सकता था स्किल्स गेन करके, तो डेफिनेटली ये ना सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा आपका। मोटिवेशन कब चाहिए लोगों को? जब वो एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होता है, अपना फेल हो रहा है, प्रीलिम से 1 नंबर से नहीं हुआ, तब ये बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा आपका प्लान सी। समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर विथ यू, समथिंग दैट यू कैन गो टू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये दिस इज जो मोटिवेशन बोलते हैं ना, ये वो है।
अब समझ गए क्या है, दिस इज प्लान ए, दिस बिकम्स प्लान बी एंड दिस बिकम्स प्लान सी। ये डन हो गया। इससे जो आपका साइकोलॉजी बनेगा ना, उसमें आपका भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब जितने भी टर्म्स आते हैं ना मेंटल हेल्थ रिलेटेड, वो सब नहीं होगा। और गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, स्पेशली एट द एज इन विच वी आर प्रिपेयरिंग। तो ये सब सारे फैक्टर्स ना, अगर आपका ये फंडे क्लियर है तो ये क्लियर आउट कर देगा आपका। अब आते हैं कि कैसे इस चीज को करना है इन सिंक विथ यूपीएससी प्रिपरेशन। इसको 3 स्टेज में डील करते हैं जो अपना यूपीएससी का स्टेज होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री किसी भी स्टेट का ना, वो हमेशा एमसीक्यू ही रहने वाला है, कभी चेंज होने नहीं वाला है। कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि लोगों ने मन में बैठा रखा है, स्पेशली बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ओल्ड एस्टैब्लिश्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी कहा है कि स्टेट करोगे यूपीएससी नहीं हो पाएगा, ये करोगे वो नहीं हो पाएगा। तो देखो ये सब आपके साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। ये आपके मन में एक ऐसा इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं जिसको हम लोग डेटा साइंस में पढ़ते हैं कि बग्स। ये आपके मन में ऐसा इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं जिससे आपको लगे कि ये बहुत टफ है, ये ऐसा है, ये वैसा है, दिस दैट। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ सोर्सेज जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किए, उसमें से एक है घटना चक्र। मैं जीसी लिख रहा हूं इसको डायरेक्टली। इसके 8 बुक्स आते हैं, शायद 6 इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बाइबल ऑफ सिविल सर्विस प्रिपरेशन, बाइबल गीता जो बोल लो, ये बुक। इस बार भी यूपीएससी प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम दिस बुक। इसमें सारे स्टेट जो आप दे रहे हो ना, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, और यूपीएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है इसमें। तो इस बार जैसे धरनी कोटा का क्वेश्चन आया था, धान्या कटक हिस्ट्री में, बहादुर शाह का एक क्वेश्चन आया था, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी हैं। आपको सोचने में टाइम भी नहीं लगेगा। जो 20 वाला क्वेश्चन आया था डांस वाला, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ था, वो है इस बुक में, एनवायरमेंट वाला चैप्टर में। तो दिस इज द बेस्ट बुक, लाइक ये मैं सबको रिकमेंड करता हूं, ये बुक तो करो ही करो। अब आते डिफरेंस कहाँ आएगा फ्रॉम यूपीएससी एंड दिस पर्सपेक्टिव में। करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट आता है। जो स्टेट के पीसीएस होते हैं ना, उसका करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में नहीं घुसते हैं वो। उसके लिए अगर आपका एक बुक है, जैसे एडुटेरिया एक निकालती है, इनकी मैगजीन आती है, इक्वली वैलिड फॉर यूपीएससी ऑल्सो नाउअडेज, क्योंकि यूपीएससी बहुत फैक्चुअल घुस रहा है। बाकी जैसे मैं उसको फॉलो करता था, विजन के मैगजीन्स को, विजन मंथली along with PT and मेंस। ये दोनों तो मस्ट है, ठीक है। और एडुटेरिया सोर्स बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है, स्पेशली सिर्फ यूपीएससी के जो कर रहे हैं। बट इस बुक्स में जो कंटेंट होते हैं ना, जैसे सिंपल आपको ये दे देगा टॉप 3 स्टेट जिसमें कोल ज्यादा प्रोड्यूसिंग है, मिनरल्स, राइस वाइस, थोड़ा आइडिया रहेगा ना आपको, तो उससे आपका ज्योग्राफी का आंसर्स काफी अच्छा होगा। इस बार GS1 में एक पुरवैया का क्वेश्चन आया था, ये सब डील किया हुआ इस बुक में, कितना इंटेंसिटी था पुरवैया का, कितना नहीं है इंटेंसिटी। तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये। अब थोड़ा डील करते हैं सब्जेक्ट वाइज कैसे डील करें हिस्ट्री, एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल, यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस का। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, तो इसके लिए मैंने इग्नू के बुक्स भी पढ़ रखे हैं। बट अगर आप लोग नहीं पढ़े हो कुछ भी चीज, सब एनसीईआरटी बोलते हैं, RS शर्मा, वो रिडंडेंट हो चुके हैं वो बुक्स। RS शर्मा के थ्योरीज इस बार अगर ऑप्शनल के पेपर्स भी देखोगे, तो जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो आते थे ना, जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट होता है, वो काफी हद तक अभी रिड्यूस हो रहा है। अभी सब ऑल्टर्न पर्सपेक्टिव पे ज्यादा घुस रहा है यूपीएससी। सब ऑल्टर्न एज इन जो लोअर तबका, जो रिप्रेजेंट नहीं होता है हिस्ट्री में, वैसे किंग्स, राजपूत किंगडम्स हो गए, ट्राइब्स, फार्मर्स, मीन्स के भी क्वेश्चन उसी लाइंस पे जा रहा है। तो इस केस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम थोड़ा सा वैल्यू लूज किया है, बट आप उसको चेंज करो, उसका आउटपुट रेशियो बहुत कम निकलेगा। शेखर बंदोपाध्याय में अगर आप स्विच करते हो तो स्टिक टू दोज 2 बुक्स। वन इज पूनम दलाल दहिया की बुक, ये है एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए, वेल रिटन बुक, इग्नू से उठाया हुआ है। इग्नू और एनसीईआरटी का आपको मिक्सचर मिल जाएगा। एंड फॉर स्पेक्ट्रम तो है ही अपना ऑल टाइम फॉर मॉडर्न। इन 2 बुक्स कपल्ड विथ घटना चक्र, आपको हिस्ट्री में यूपीएससी में तो एटलीस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक बना देगा आपको। उसके बाद कुछ टेस्ट दोगे, यहां भी दोगे, या फिर
किसी कहीं भी दोगे, वो हेल्प, वो जस्ट बोनस वाला चीज है, बट ये आपको प्रिपेयर करा देगा 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। एंड दिस इज सेम फॉर ऑल, लाइक स्टेट पीसीएस किसी में भी सब में सेम ही जा रहा है। ज्योग्राफी पे आते हैं, इसमें वही है, क्या पढ़ा आप लोगों ने, एनसीईआरटी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी है ना, उसके बाद कपल कर लो जीसी को, घटना चक्र को। ये बेसिकली आपका नॉलेज टेस्ट करवा रहा है कि आपको आता है कि नहीं आता है। सॉल्यूशंस भी काफी अच्छे लिखे हुए हैं यहाँ पे। जो इकोनॉमी वाला पार्ट है ना, ये बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली फॉर यूपीएससी भी और स्टेट का। यहाँ पे डिफर होता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। यूपीएससी में आप जनरली बेसिकली क्या पढ़ते हो, बजट पढ़ते हो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, और मैं इकोनॉमी के लिए एक विवेक सिंह सर की बुक आती है, ठीक है। तो इकोनॉमी में बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये इंडिया के लिए आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, यूपीएससी में। और इसके साथ आप विवेक सिंह सर की बुक सॉल्व करते हो 550 क्वेश्चन वाली, ये तो मस्ट है। इस बार भी बीटा बीटा वाले क्वेश्चन सब यहीं से आए थे, अगर जिनको स्टॉक मार्केट में ज्यादा पता नहीं था। इसी चीज को रिप्लेस करना है, इसको रेप्लिकेट। अच्छा, हैंड टच के बाद फिर ये हो जाता है, गॉट इट गॉट इट। स्टेट में ये चीज स्टेट में रेप्लिकेट कर दो, स्टेट वाले। और यहां पे स्टेट पीसीएस गेम करता है। इसमें क्या करो, पढ़ो आप लोग प्लस वॉच अ यूट्यूब वीडियो, वॉच 2-3 यूट्यूब वीडियोस ऑन द सेम टॉपिक, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार या वेस्ट बंगाल। इससे आपके प्रीलिम्स में लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं। या तो डायरेक्टली नंबर्स पूछ लेगा आपसे, या फिर डायरेक्टली आपको ये बोलेगा कि कुछ नाम वाम जो डिस्कस होते हैं इसमें वो पूछ लेंगे आपसे। ये नहीं करना है स्टेट पीसीएस में। अगर आपको जाना तो ऑब्वियसली इसको रिवीजन करने का भी जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ये बुक आप कर लिए ना, दिस इज लाइक बहुत अंडररेटेड चीज है ये, ठीक है। तो इसके लिए आप जीसी अवॉइड कर सकते हो आप लोग चाहो तो। मैंने किया था बट वो तो टाइम का लैप्स, उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है इसमें घटना चक्र। बट वही है कि मैं जस्ट बोल दे रहा हूं, मैंने ये किया था। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है जो है पॉलिटी। इसमें तो बुक एक ही है, लक्ष्मीकांत जो सब बोलता है। घटना चक्र कपल कर लो उसके साथ, और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, सफिशिएंट है ये। एक चीज पढ़ने में बोलूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो वो है ना, बेयर एक्ट, इसको जरूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो टर्म्स यूज किए हुए हैं, डीडी बासु वाले नहीं, जो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें जो टर्म्स यूज किए हुए हैं, कहाँ है, कैबिनेट है या नहीं है, जो उस टाइप के क्वेश्चन जो यूपीएससी फंसाती है, वो यहां से नहीं फंसेगा। तो जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करोगे, देखो इसे पढ़ने का सब मेंस से भी रिलेटेड है, तो आप लिख सकते हो कि दिस टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सजेशन में क्या आ जाएगा, नीड टू डिफाइन दिस टर्म। स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस है, क्या चेक्स एंड बैलेंस है, पब्लिक मोरालिटी, ये सब जो पढ़ते हो, डिफाइन कौन करेगा पब्लिक मोरालिटी को? आपके 5-6 पॉइंट वहीं से मिल रहे हैं, देख रहे हो आप। पब्लिक मोरालिटी डिफाइन नहीं है, ऑर्डर क्या है डिफाइन नहीं है। पब्लिक मोरालिटी किसी जजमेंट से कोट करो कि यूपीएस सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है किसी जजमेंट में पब्लिक मोरालिटी के बारे में। तो जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे ना, तब उसको सिर्फ एज रीडिंग मत करना, मतलब आप लोग समझना कि अच्छा इसको मैं आंसर में कैसे यूज कर सकता हूं। आपको यहां पे मेंस के लिए फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, आर्टिकल 51 तक, टिल 51, ये आपको रटा होना चाहिए। किसी भी आंसर में कहीं भी चेप सकते हो। नंबर 2, सीएसआर, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये दोनों फैक्टर किसी भी आंसर राइटिंग में लिखोगे तो ये दोनों बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब आपको बेयर एक्ट पता होगा कौन सा टर्म डिफाइंड है, कौन सा टर्म डिफाइंड नहीं है। वो जो बन रहा है वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए आर्टिकल 262 वाला जो भी है, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, बस ये कह दिया है कि कोर्ट उसमें दखल नहीं देगा। तो आप लिखो कि डिफाइन करो, कोर्ट को इंट्रोड्यूशन करना चाहिए, इंट्रूजन की नहीं करना चाहिए, उस पर सोचो। जस्ट जैसे ये सब पॉइंट्स पे आप सोचोगे ना, तो ये सब ऑटोमेटिकली खुद में एक पॉइंट्स है। इसलिए बेयर एक्ट पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और साइंस एंड टेक बचता है एक अपना। प्रीलिम्स में एथिक्स कहाँ आता है? एथिक्स तो फोर्टे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
सीए बता दिया, पॉलिट हिस्ट्री बता दिया, साइंस एंड टेक ही बचा ना। इन्वायरमेंट ठीक है, वो ज्योग्राफी के अंडर ही कवर होता है, उसका एक अलग सा घटना चक्र है। साइंस एंड टेक में जीसी में क्या है ना, इसमें जनरल साइंस ज्यादा है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री ये बायो मैथ्स, साइंस एंड टेक बहुत कम है इसमें। स्टेट पीसीएस के लिए डेफिनेटली उसमें यही पूछता ही है। यूपीएससी आप सबको पता है कि यूपीएससी ये सब में अब नहीं जा रहा है, यूपीएससी आप ये सब में नहीं जा रहा है, वो आपको टेक के टर्म्स दे रहा है। तो उसके लिए वही पीटी 360, मैं तो इसी पर रिलाई करता था, पीटी 365 और एक ये उसका सांसद टीवी की एक साइंस की शो आती है, साइंस एंड टेक के बारे में डिस्कस करते हैं उस पर, तो ये वाली शो, इससे ज्यादा मैंने नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए आपको, मोर देन इनफ है। बट ये हाँ, ये अगर कर लोगे ना आप तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। बहुत सारी टर्म्स कंफ्यूजिंग होती है, जैसे मेरे लिए हो सकता है ये चीज ईजी हो क्योंकि बैकग्राउंड ही साइंस का रहा है, जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड रहा है उनके लिए सब चीज बहुत टफ हो सकती है, फ्लूइड समझना, प्रेशर समझना। बीपीएससी का फेवरेट है, 30 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो इस 30 में 30 स्कोर करना मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ईजी है, बट हो सकता है जिन्होंने लास्ट 10 में पढ़ा हो साइंस उनके लिए बहुत टफ होगा, तो उस हिसाब से देख लेना। मैं तो बोलूंगा कि हाँ ये कर लो एक बार, फंडे खुल जाएंगे। बाकी ये प्रीलिम्स यही है। अब आते हैं प्रीलिम्स साइकोलॉजी, एक जो बहुत अंडररेटेड चीज है। प्रीलिम्स क्यों नहीं हो रहा है लोगों का, इसका बेस्ट आंसर है कि वो जो मैंने स्टार्टिंग बताया था ना क्लास में, फंडे क्लियर नहीं है, नहीं हुआ, फिर डर नहीं हो पाएगा, क्या होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, उस कारण आधा लोग का प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा इजी गेम है प्रीलिम्स, ठीक है, उस लेवल पे सोच के चलो। बाकी लोग डर रहे हैं ना, आपको तो पता है क्या नहीं है। तो इसमें क्या करना है, अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस, फर्स्ट थिंग। इस बार मेरे जीएस में मेरा प्रीलिम्स 2021 के बाद किसी स्टेट पीसीएस में नहीं रुका है ना फिर किसी इसमें, इस बार मेरे अराउंड 120 प्लस में स्कोर है जीएस प्रीलिम्स में, है तो 130 के अराउंड, बट स्टिल लेट्स सी ऑफिशियल आंसर की का। मैंने 99 क्वेश्चंस किए थे। तो ये हो क्यों पाया था, बिकॉज मुझे पता था कि अगर यूपीएससी साइकोलॉजी क्या होना चाहिए आपका, अगर यूपीएससी 4 ऑप्शन दे रहा है तो उस 4 ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं हो सकता, मीन्स तो है नहीं कि फ्री फ्लो करना है। तो यू नीड टू एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस, डोंट सेलेक्ट राइट। द मोमेंट यू एलिमिनेट, जो वो बोलता है ना कि एक ऑप्शन में डाउट है, देखो मेन क्या होता है, सबको पता है कि 2 ऑप्शन अगर हम एलिमिनेट कर लेंगे तो आई कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बट एलिमिनेट करे कैसे, हमारा ब्रेन चल रहा है सिलेक्शन के ऊपर, हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करने में ब्रेन को वायर किए हुए हैं। अब एलिमिनेट करना, आप किसी बंदे को बोल दो कि तुम दौड़ो, वो बंदा चल रहा है, वो कभी दौड़ा ही नहीं है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना। तो ये साइकोलॉजी डेवलप करो। सिंपल क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे ना सिंपल क्वेश्चन, आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट व्हाट, आपको ऑप्शन दे दे इंडिया दैट, ये इंडियन नेचर ऑफ द स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको पता है क्या है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ये सब के बारे में बात कर रहा है, आप टिक मार दोगे। बट मैं बोल रहा हूं वो मत करो, कट फंडामेंटल राइट, कट डीपीएसपी। तो आपके पास ऑप्शन है ABCD का, मान लो आपको पता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट आई वुड सजेस्ट डू दिस। इससे आपका जो वो बोलता है ना सिली मिस्टेक्स, ये सब टाइप के जो भी बात होते हैं, मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं इसी तरह करता हूं सारे पेपर को। तो आप समझ गए क्या अप्रोच में चेंज करना है प्रीलिम्स का, स्टेट पीसीएस में बहुत कम आएगा ये चीज। ठीक है, थर्ड साइकोलॉजी अगेन फॉर प्रीलिम्स, जो सब लोग जिसकी बात करते हैं, अनकॉमन नेम्स। बीपीएससी एक क्वेश्चन दिया था, दादू मियां वाज इन द ऑप्शन, महात्मा गांधी को किसने सेव किया। तो बीपीएससी कहां से सोचेगा दादू मियां के बारे में, अनलेस इट इज द राइट ऑप्शन। तो जितने भी अनकॉमन नेम्स है ना, वो उसके तरफ बायसनेस रखो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन था और टी गार्डन्स, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था टी गार्डन्स के रिगार्डिंग,
तो उसमें एक ऑप्शन था ठाकुर गाची करके। तो आप टी गार्डन से आप लॉजिकली कैसे सोचोगे उसमें कि टी गार्डन बिहार में कहाँ हो सकता है, किशनगंज बंगाल के साइड में, ठीक है, और बंगाल के साइड में ही ये सब होता है, ठाकुर गाछी ये सब जो बांग्ला नेम्स है, तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन उस तरह चलना चाहिए। तो जितना वाइड खोल के रखोगे ना, जब ऑलरेडी ट्रेमेंडस प्रेशर में होते हो कि मुझे ये इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो ना ये सब ब्रेन सोच नहीं पाता है। इस बार के भी जो क्वेश्चन था ओरंगुटैन वाला क्वेश्चन, यूज ऑफ टूल्स, तो उसमें एंथ्रो के बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती किया था। कितना सिली मिस्टेक है वो, टूल्स कौन बनाएगा, तो इसके पास एक्टिव थंब होगा, ठीक है। तो ये सब सोच, वैगल डांस जो क्वेश्चन था, तो आप सोचो कि आप जब वाइड विविड खोल के रखोगे ना, तो आपको पता है ये तो डांस नहीं करता, इसके बारे में सुना ही नहीं है कभी, ये डांस नहीं करता, इसके बारे में सुना ही नहीं है कभी, बचता वही ऑप्शन है। यूपीएससी यही चाह रहा है आपको कि आप ब्रेन प्रेशर सिचुएशन में अपना दिमाग लगाओ। अनकॉमन नेम्स, कॉमन सेंस बोलने में बहुत ज्यादा इजी है, बट इट इज नॉट वेरी कॉमन। फेमिनिज्म ड्राइव चला हुआ है यूपीएससी में, तो अगर किसी भी एनिमल किंगडम में अगर फेमिनिज्म शो होता है, एंट हो गया, हनी भी हो गई, ये एलिफेंट, देख रहे हो रिपीट थीम्स क्या रिपीट हो रहा है, फेमिनिज्म। इस बार जीएस का हर पेपर में फेमिनिज्म पे क्वेश्चन था, एसए से लेके आपका मेरे हिस्ट्री ऑप्शन में भी था क्वेश्चन। तो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये थीम रिपीट हो रहा है, आप सर्च कर लो ना एनिमल किंगडम में जहां फेमिनिज्म शो हो रहा है, एनिमल किंगडम जहां इगैलिटेरियनिज्म शो होता है। अभी एंट वॉर्स चल रहा है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है एंट वॉर्स, मतलब हर जगह कॉलोनाइज करने का कोशिश हो रहा है बाय एंट्स। मोर देन ह्यूमंस, एंट आर द बिगेस्ट कॉलोनाइजर्स इन द वर्ल्ड। ये फैक्ट अगर आपको पता है, आप ऐसे में लिख सकते हो। तो ये सब मुझे कहां से पता चला, जस्ट रीड आउट करके, एक एक्टिव रीडिंग करके पता चल जाएगा। तो ये हो गया एक। एंड लास्ट इज जो इसमें आता है डेटा एंड फैक्ट्स। डेटा फैक्ट्स ये पीवाईक्यू से देखो, डेटा फैक्ट जो है यूपीएससी में हम लोग मान के चलते हैं एक गलत होता है, 2 बार डेटा दिया हुआ है तो सही होता है, ब्लाइंडली उसमें बिलीव करते हैं। बट एक बार आप डेटा पे सोचो तो कि क्या ये सही हो सकता है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो जहां जहां डेटा फैक्ट्स आए ना, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं पीवाईक्यू को, कि अच्छा ठीक है डेटा है काट दो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन सही हो जाता है एंड वी आर सेटिस्फाइड। बट आप लोग ये देखो जहां डेटा यूज हुआ है उसका एक्चुअल डेटा है क्या, कितने से यूपीएससी खेल रहा है, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है या फिर 14.1, 15.1, 16.1 ऐसे करके खेल रहा है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स इन द क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट में ये चीज सेम ट्रांसलेट होता है। बिहार में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर डेटा दिया हुआ है 4 ऑप्शंस में, तो सबसे लोएस्ट वाला जो नंबर होता है ना, वही आंसर होता है। अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 13.1 इज द आंसर। इससे मेरे 2 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे। एक एमपीआई का इंडेक्स पूछा था बिहार में, सबसे लोएस्ट वाला इंडेक्स ही सही था उसमें। तो ये प्रीवियस ईयर से आपको ट्रेंड समझ में आएगा। और एक चीज जान लो, प्रीलिम्स हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना, उनके लिए उनको कुछ नहीं आता है, उनको सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, एंड फॉर देम इट्स जस्ट एन एग्जाम। तो उनके साइकोलॉजी सोचोगे ना, तो वो लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजों को। वो लोग देखते कि एक्टिव माइंड है कि नहीं है जो समझ पा रहा है। इसीलिए 99 क्वेश्चन तक मैं पहुंच पाया। इट्स नॉट दैट आई नो ऑल दिस क्वेश्चंस, इट्स जस्ट दैट आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। और सबकॉन्शियस माइंड में ना, जब आप जीसी कर लोगे, तब बहादुर शाह मुझे याद ही नहीं आ रहा था, बट मेरा ये गारंटी था, एक इंट्यूशन आता है आपका कि यार ये हो सकता है, कहीं ना कहीं ये हो सकता है। तो सेम लॉजिक से वहां पे ये आंसर। तो ये आपको साइकोलॉजी डेवलप करना है। स्पेशली साइकोलॉजी कहाँ काम आता है, जो वो क्वेश्चंस होते हैं 2 ऑफ दीज आर करेक्ट, 3 ऑफ दीज आर करेक्ट। अगर आप सोच लोगे कि मुझे 99 क्वेश्चंस करने हैं, मान लो अगर कल को मैं बोलूं कि हिस्ट्री में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया सेम, आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 है, फिर आप क्या करोगे? एक सेट टेम्पलेट बना लो, एक वो फॉल बैक ऑप्शन बना लो कि अच्छा हिस्ट्री में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आई वुड टिक ओनली 2 ऑप्शंस एज करेक्ट, क्योंकि प्रीवियस ईयर में वही दिखा है मुझे, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन में ओनली 2 इज करेक्ट। इस बार वो चीज चेंज हो जाएगा। जब मैं 24 का लिखूंगा प्रीलिम्स, तब मैं 22 और 23 का डेटा रहेगा मेरे पास। ज्योग्राफी में ओनली 3 करेक्ट हो रहा था 2021 में, सॉरी 22 में। तो अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन में फंसता, अगर मैं नहीं एलिमिनेट कर पाता, तो आई वुड हैव टिक्ड ओनली 3 एज करेक्ट। ये गेम आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। ये जितना आप पीवाईक्यू करोगे ना, जितना आप देखोगे पीवाईक्यू सीखोगे, उतना आप किसी से नहीं सीख सकते। और ओनली 2, ओनली 3 का, कि जैसे इस बार क्या हुआ, हिस्ट्री में ऑल 4 इनकरेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस था, ऑल 4 इनकरेक्ट पे।
दो डेटा आ गया आपके पास, या हिस्ट्री में ऑप्शन में ऑल 4 इनकरेक्ट दे रहा है, या हिस्ट्री के ऑप्शंस में ओनली 2 करेक्ट दे रहा है। तो कल को अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए वहां पे, आपको कंफ्यूजन है ऑल 4 के लिए जाए या फिर ऑल 2 के लिए जाए, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, गो फॉर ऑल 2। ऑल 1 ऑल मतलब ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट, तो हट गया ना गेम से। अब ये रूल होता है डेटा का। मैं ये नहीं बोलता हूं कि दिस इज द डेफिनेटली स्ट्रेटजी जिसको मार्क्स स्कोर करेगा, ऑब्वियसली एनीथिंग नथिंग कैन रिप्लेस योर नॉलेज, बट अगर आपको ये क्वेश्चंस का नंबर टच करना है तो ये करना पड़ेगा आपको। तो आई थिंक प्रीलिम्स में ये काफी है ना, और तो कुछ है नहीं प्रीलिम्स का। स्टेट पीसीएस में मैथ्स पे फोकस होता है थोड़ा, ठीक है, रीजनिंग ये सब क्वेश्चंस पे 10 क्वेश्चंस होंगे। वेस्ट बंगाल में भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, इधर सीसैट का पेपर होता है, बिहार में 10 क्वेश्चंस होता है प्रीलिम्स में। ये कोई भी एग्जाम है ना, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग सब ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हो, मैथ्स नहीं आता हो, आई विल हाईली सजेस्ट यू टू डू सीजीएल के क्वेश्चंस। सीजीएल एसएससी के एग्जाम को नोट करवाती है, इसके मैथ्स, रीजनिंग और इसकी इंग्लिश। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे एक चैनल है इसके लिए रैंकर्स गुरुकुल, अच्छा करवाती है मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश के लिए नीतू मैम है। बेसिकली ये एसएससी आपको यूपीएससी को सपोर्ट करता है, ये स्टाफ होता है बेसिकली जो यूपीएससी के लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनका ये होना बहुत स्ट्रांग जरूरी है, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश। तो ये रैंकर्स गुरुकुल और नीतू मैम की इंग्लिश, ये दोनों का आप हेल्प ले सकते हो। जैसे मुझे उतना नीड पड़ा नहीं था, बट बहुत बेसिक से ले जाते हैं ये लोग और आपका अच्छा करवा देंगे। इतना अगर आप कर लोगे तो आपको, जैसे क्या होता है ना यूट्यूब, मैं यूट्यूबिंग करता हूँ थोड़ा सा हर दिन 2-3 घंटे, करंट अफेयर्स ये वो दिस दैट। तो जैसे ही आप इसको फॉलो करोगे ना तो बहुत सारे सजेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है, कुछ कुछ देख लेना, हो सके तो वो हेल्प कर दे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉल्विंग क्वेश्चंस, स्पेशली ये जो पेपर है ना मैथ्स रीजनिंग का, दिस एंटायर पेपर इज ऑल अबाउट हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस्ड। लोग इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। इस बार मैं कितने लोगों को जानता हूँ सीसैट फेल हो गए, लाइक मेरी फ्लैटमेट है, उनके 140 प्लस है प्रीलिम्स में, सीसैट में अराउंड 60 से 65 के बीच में, जबकि वो इंजीनियर भी है, ठीक है। तो ये होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। इस पेपर में मेन क्या है ना, फॉर इंजीनियर्स एंड साइंस बैकग्राउंड, कि नो ओवर कॉन्फिडेंस। दिस इज जस्ट फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस बैकग्राउंड पीपल। अगर आप नॉर्मल ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो तब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस करोगे क्या आप? सीजीएल के पीवाईक्यूज, एसएससी सीजीएल एक एग्जाम होती है बेसिकली, वो इसके जो पीवाईक्यूज आते हैं ना, दे आर वेरी गुड पीवाईक्यूज फॉर सीसैट। लोग बोल रहे हैं कैट का लेवल, तो बहुत लोगों ने कैट का एग्जाम में अपीयर हुए हैं। अगर आप कैट के प्रिपेयर करते हो वो एक अलग लेवल पे ले आता है, ठीक है। सीसैट अभी नहीं गया वहां तक, सीसैट यहीं पे फंसा हुआ है। तो सीजीएल के पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 साल कर लो, और ये 3 शिफ्ट एग्जाम होता है बेसिकली, इसका मीन्स 3 शिफ्ट एग्जाम। तो 1 साल में आपको 3 पेपर तो मिल ही जाएंगे इसके। फिर यूपीएससी पीवाईक्यू ऑब्वियसली। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग करना है आपको कि स्ट्रॉन्ग, तब एक चैप्टर है नंबर थ्योरी। ये कोई पढ़ा भी नहीं रहा है, क्योंकि सबको लगता है रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, यही सब जनरली आता है। नंबर थ्योरी इज नंबर बनते कैसे हैं, नंबर्स का क्या रोल है। जैसे इस बार उसमें एक क्वेश्चन आया था सीसैट में, जो इस लॉ पे था, 711 × 13 = 1001। इस रूल पे एक क्वेश्चन आया था इस बार, तो लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। और जब आपको नंबर थ्योरी पता होगा ना, आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा कोई एक नंबर अगर मैं 4004 लिख दूं कल, आपको ये तो पता है ना ये 3 नंबर से ही डिविजिबल है, एक और 4 आ जाएगा मैक्सिमम। तो ये सब जो चीज है ना, ये सब सारे थ्योरीज हैं, ठीक है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप नंबर थ्योरी पढ़ो। यूट्यूब पे अगर सबसे अच्छा नंबर थ्योरी किसी ने पढ़ाया है तो वो एक आभास सैनी सर है, ये ISI के हैं।
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इनसे पढ़ सकते हो, या फिर रैंकर्स गुरुकुल है ही, कहीं से ही पढ़ लो यार, आदित्य रंजन नाम है उनका। नंबर थ्योरी मस्ट है। अगर आप ये नहीं करके जा रहे हो ना, तो आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला क्वेश्चंस में फंसने वाले हो। रीजनिंग नहीं फंसोगे, मैथ्स डेफिनेटली फंसोगे। ये सारे क्वेश्चन नंबर थ्योरी पे थे इस बार। रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब ऑलमोस्ट हट चुका है। हाँ, वो नंबर थ्योरी का पार्ट है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट नंबर थ्योरी ओनली, उसका एक्सटेंशन है एक। पीएनसी अलग से पढ़ भी सकते हो, ये सब सारे यूट्यूब से ही पढ़ना, या फिर अब आते हैं मेन चीज जो आपको सिलेक्शन दिलवाता है, मेंस। आई होप प्रीलिम्स के सारे पॉइंट्स कवर्ड है ना, कोई छोटा नहीं है, और मैंने कुछ किया भी नहीं था इससे ज्यादा प्रीलिम्स में। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक स्टेट वाले और एक यूपीएससी। देखो ये गॉड लेवल है, ठीक है, इसका कोई मैच नहीं है, नो मैच इसके मेंस का, क्योंकि ये आपको ऑलमोस्ट अराउंड 80 क्वेश्चंस आप लिखते हो 5 दिन के अंदर जीएस का पेपर, फिर आप नेक्स्ट ऑप्शनल लिखते हो, और इसमें मतलब मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है ना। आप सोचो 960 मार्क्स में यू आर आउट ऑफ द लिस्ट फॉर जनरल, आउट ऑफ लिस्ट, और 999 में आपकी रैंक 77 है आईएएस। तो ये फाइन मार्जिन पे गेम हो रहा है 39 मार्क्स में। एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उन्होंने, सत्यम सरल को जानते होंगे, ठीक है, सत्यम को। आंसर राइटिंग उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट कहीं ना कहीं टिप्टो हो रहा है। बहुत लोग हैं जो उनसे सीख के उनके रैंक आ गई, क्योंकि इतना फाइन मार्जिन पे गेम हो रहा है। आपके पास 7 पेपर है जहां से आपको जज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो ना, जो लोग बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देंगे, सेकंड अटेम्प्ट में निकाल देंगे, आप उसे जस्ट ये वाला पूछना, ये पता है कि नहीं पता है उनको। मेरे दीवार के सामने यही चिपका हुआ है, दो चीज। एक अगर 10 मार्कर गया आपका, जैसे इस बार मैंने गलती से एक छूट गया था 10 मार्कर मेरे से, उसमें अगर मैं 6 मार्क्स लूज कर रहा हूं, तो आप समझो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए, इस 999 को ब्रेक करो, वरना तो आईएएस ही है ना अल्टीमेट। इस 1000 मार्क्स को ब्रेक करो। इंटरव्यू में कितना ले आओगे? 180। मैं थोड़ा अपने आप को पेसिमिज्म में रखता हूँ, तो मैं 175 रखता हूँ इसमें। कितने मार्क्स बच गए अभी आपके पास? सी सेट है, हाँ वही 825 बच गया। ये मार्क्स कहाँ से लाने हैं आपको? मेंस में आएगा, ठीक है। अब इस 825 को आप ब्रेक करो, ऑप्शनल में, जीएस में, एसए में। ऑप्शनल में जो एवरेज मार्किंग जा रहा है वो 280 के अराउंड जा रहा है, अगर अच्छा बहुत अच्छा ऑप्शन लिख के आओ, नहीं तो आपको 260 के अराउंड मिलेगा मार्क्स, ठीक है। एसए में 120 जा रहा है एवरेज, तो हम एक्सपेक्टिंग कि एवरेज तो लिखेंगे ही। कितना हो गया ये? 380। कितने बचे? ये कहाँ लाना है? जीएस में। जीएस 1 का एवरेज मार्क्स पता होगा, ठीक है, 100 के अराउंड रहता है वो सारे। अगर सबको अगर मैं डिवाइड करूं बाई 4 अगर इसको, तो 110 आपका चाहिए पर पेपर। ये बहुत डिफिकल्ट है ना, 110 हर पेपर में। परफॉर्मेंस डिप होगा। जीएस 3 में मार्क्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस वैसे पूछे जा रहे हैं। इस बार जीएस 2 भी बहुत टफ किया है, तो डेफिनेटली दिस विल गो डाउन टू सम एक्सटेंट। यहां उठेगा कहां मार्क्स? इस जीएस 4। एंड जीएस 4 आप लिखते कब हो? जब आप कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट हो, कुछ एनर्जी नहीं बचता है आप में, कुछ दिमाग में चलेगा ही नहीं। तो ज्यादा एथिक्स पढ़ के आप ये सोचोगे कि मैं पेपर में उतार दूं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। साइकोलॉजी समझो मीन्स का, फिर से अगेन साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे पेपर ना सब अपना बेस्ट देके आता है, ऐसे क्योंकि फ्रेश होता है, एडवांटेज मिलता है लोगों को, फ्रेश माइंड, एक ही पेपर है, अच्छे से लिख के आते हैं। जीएस 1 जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, सोशियो ऑप्शनल है, एंथ्रो ऑप्शनल है, अच्छा जाता है उनका, क्योंकि बहुत चीज वेल प्रिपेयर्ड होता है। तो यहाँ पे इन ऑप्शनल को मतलब एक होता है ना, हेड स्टार्ट मिलता है जीएस 1 में। सिमिलर थिंग डज जीएस 2 फॉर पीएसआईआर ऑप्शनल एंड डिफरेंट लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। जीएस 3 सेम फॉर इकोनॉमी।
अब आप लोग को अपना फोर्टे डिसाइड करना है कि ठीक है इस 445 मार्क्स में, या चलो मैं इसको 450 लेके चल रहा था, कि इस 450 मार्क्स में कहाँ मार्क्स अपना लिफ्ट कर सकता हूँ, कहाँ मेरे मार्क्स गिरेगा। तो ये आप लोग के डिसाइड करने के ऊपर है। तो मैं GS3 में एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट ईयर के हिसाब से कि अगर मुझे 80 आ जाए तो आई विल बी हैप्पी विद दिस। अब देखो ये 80 मार्क्स 30 मार्क्स का शॉर्टफॉल है, तो ये 30 मार्क्स मुझे कहाँ रिकवर करना है बाकी पेपर्स में। चलो कुछ रिकवर हो जाएंगे GS1 में 120 मार्क्स, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शन है। जब आप प्लानिंग ऐसी करते हो ठीक है कि कहाँ का रिकवर करना है, अभी मुझे और 20 मार्क्स रिकवर करना है, 20-25 मार्क्स एग्जैक्टली। GS2 एवरेज ही जाएगा आपका, इतना लिया बहुत है। GS4 इसमें 140 टारगेट करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो मेंस निकल रहा है, मेंस नहीं निकलेगा आपका फिर यहां से, या फिर ऐसे में आप उठाओ। एक पेपर ये भी है जिसको छोड़ के रखे हैं, या फिर यहां पे उठाओ। तो अगर आप कंपार्टमेंटलाइज कर दोगे ना, अगर आपको पता है 120 ऐसे तो मेरे आ ही रहे किसी भी दिन, बहुत चिल होके जाओ पेपर लिखना। अगर आपको पता है 80 मार्क्स तो GS3 कहीं नहीं जा रहे हैं मेरे, बहुत ज्यादा रिलैक्स होके जाओगे। ये कॉन्फिडेंस बूस्टिंग का काम करता है। स्टेट PCS लिखो या कहीं भी लिखो, अगर आपको पता है ये मिनिमम मार्क्स चाहिए मुझे सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू कॉल के लिए, तो मेंस में जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं ना, वो सबका वेट रहता है कि इंटरव्यू कॉल आ जाए हर मेंस में। तो अगर मुझे ये पता है कि वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ में भी अगर मैं इतना स्कोर कर रहा हूं ना, दैट विल ऑटोमेटिकली गिव माई कॉन्फिडेंस। अब वो कहां से आएगा, कंटेंट रेडी होता है सबके पास, आंसर लिख के आएगा। ये चीज 20 आंसर मुझे पता है, अगर मैं 20 के 20 आंसर्स कंप्लीट कर दूं मुझे इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए मेंस में, कंप्लीट पेपर। ये टारगेट होना चाहिए कि अगर पेपर में कंप्लीट करता हूं तो मुझे इतने मार्क्स कम से कम मैं इंश्योर करूं हर पेपर में। अब देखो कितना इजी हो गया आपका 120। अगर ऐसे में अगर आपका आ गया कॉन्फिडेंस, GS1-2 बहुत अच्छा जाएगा। ऑप्शन के लिए बहुत टाइम रहता है, ठीक है, कुछ तो थोड़ा लक पे छोड़ोगे ही ना, ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये साइकोलॉजी आपको डेवलप करना है। अब आते हैं GS4 जो UPSC का मेक एंड ब्रेक पेपर होता है। ये पेपर क्यों इतना अनकॉमन है, क्योंकि ये स्टेट PCS में कहीं नहीं है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली डिजाइन UPSC के लिए, बाद में हो सकता है किसी स्टेट में डाले, स्पेशली ये सब अपने बिहार वाले स्टेट्स में। बाकी ये तीनों पेपर आपको यूज करना है। बिहार स्टेट PCS में क्या एडवांटेज क्या हुआ था, इस बार जितने भी क्वेश्चन आए GS1 के, टैगोर गांधी कंपैरिजन, पुरवैया, और ये सबऑल्टर्न एक क्वेश्चन था ट्राइबल का रिगार्डिंग, वो सारे बिहार के क्वेश्चंस आ चुके हैं PYQ में, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपका प्रिपरेशन में। मैं BPSC पे आऊंगा स्पेसिफिकली कि जस्ट UPSC अगर आपका जिस्ट रेडी है ये वाला चीज, तो आते हैं BPSC पे। BPSC क्या करवा रही है आपको, GS1 लिखवा रही है, GS2 लिखवा रही है, और ऐसे पेपर लिखवा रही है। इसमें 3 ऐसे आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा करना है क्या इसमें UPSC के अलावा? कुछ नहीं करना है आपको, डन है ये पेपर। अगर आपका UPSC का मेंस डन है तो GS1 में आता है हिस्ट्री, और एक आता है DI, एक करंट अफेयर्स आता है, इधर पॉलिटी एंड इकोनॉमी आता, साइंस एंड टेक। ये जो पोर्शन है पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये करने कहां से है, जो आपका UPSC का बेस मटेरियल है वो तो आप रखो ही रखो, उससे कुछ छेड़खानी नहीं करना है, वो सफिशिएंट है इसके लिए, ठीक है। इसमें बस आपको बिहार के पॉइंट्स ऐड करना है कि बिहार में चीजें कहां हो रही है। तो मैंने BPSC का मेंस का यहीं से किया था, IS कॉरिडोर में। सर एक मटेरियल दे देंगे, उसमें सब कवर्ड है, बिहार के एग्जांपल्स हैं। और एक आता है परफेक्शन IS, उसकी एनालाइजर मैगजीन आती है BPSC के लिए। ये डन है ये पेपर आपका, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें, बस ये दोनों मटेरियल से सफिशिएंट। आप उसमें बिहार के एग्जांपल्स डालोगे और बाकी UPSC का ही कंटेंट रहेगा आपका, कुछ चेंज नहीं है इसमें। ये सबसे इजी पेपर है बिहार का, इतना प्रेडिक्टेबल पेपर है, लाइक मुझे क्वेश्चन पता थे ये आने वाले हैं, क्योंकि वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है। DI 2 क्वेश्चन पूछता है जो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होता है, ये सबको आ रहा होता है। इसमें गेम होता है टाइम का, आपके पास कैलकुलेटर भी होता है वहां पे, तो आप इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार वन ऑफ द रीजन जिसका 83 आया, हो सकता है आगे भी हो सकता था, मैंने एक क्वेश्चन कंप्लीटली गलत कर दिया, पढ़ ही नहीं पाया उसको ढंग से।
उसमें परसेंटेज लिखा हुआ था, मैंने उसको नंबर्स लेके सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे ना क्या होता है, डीआई में आप थोड़ा अलर्ट रहो कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है आपको। स्पेशली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है उनको कैलकुलेशन में थोड़ी टफनेस, मतलब थोड़ा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। तो व्हाट दे कैन डू इज दैट दे कैन प्रैक्टिस दिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स के लिए अगेन मेंस 365 बेस्ट सोर्स है, उसको मैच यूपीएससी भी नहीं कर सका और ये भी नहीं कर सका। नहीं 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 ठीक है, खत्म कर देता हूं उसको। हिस्ट्री के लिए आईएस कॉरिडोर का मटेरियल है सफिशिएंट। जो फ्लो चार्ट डायग्राम जो भी यहाँ मेंशन है ना, इसमें जो भी मेंशन है, और इसमें सबको फुल मार्क्स आते हैं ऑलमोस्ट, फुल एज इन जितना मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आप ला सकते हो। तो देख रहे हो मेंस इतना इजी है बिहार का, और ये एक एक दिन में होता है पेपर। तो अगर आपका ये साइकोलॉजी प्रिपेयर्ड है ना मेंटली, तो आप इस एग्जाम में फोड़ दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग सब, और बिहार का बीपीएससी मेंस में जो आप क्राउड देखोगे वो मैक्सिमम यूपीएससी वाले क्राउड है। सेम यूपीएससी बहुत जन 5 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो चुका है, तो इस साइकोलॉजी पे सब खेल रहे हैं, ठीक है। मेंटली सबका ब्रेन ट्रेंड है ये 2 आंसर लिखने का, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा इस पेपर में आपको। अब जो टेम्पलेट बनाए ना हम GS1 GS2 का, ये टेम्पलेट आप जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, डब्ल्यू बी 2 बार लिखाता है, लाइक 2 शिफ्ट में करवाता है वो मीन्स। तो सेम दिस केम टू माई रेस्क्यू। मुझे एग्जैक्टली पता था मेंस में ब्रेक में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो काफी एडवांटेज मिलता है वहां पे आपको। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैपिंग कॉमन सिलेबस। देखो जो लोग, जो ये गलती मैंने भी किया था, जब मेरा यूपीएससी फेलियर्स आ रहे थे बार बार, तो बहुत ज्यादा एग्जाम्स की तरफ जा रहा था। अब क्या होता है ना, हम लोग सब प्रीलिम्स के लिए तो प्रिपेयर करते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं ये निकल जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और रिजल्ट के टाइम हम लोग इसी फोमो में रहते हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी जो प्लानिंग स्टेज में हो, कि जो प्लान बी की भी बात कर रहा था कि ये स्टेट्स का एग्जाम मैं दूंगा या दूंगी, राजस्थान बिहार ये वो दिस दैट, उसकी पूरी मैपिंग करो कि एक्स्ट्रा क्या करना है उसमें मुझे। और यूपीएससी तो कोर है ही आपका बेस, बस मैपिंग ये करो कि एक्स्ट्रा क्या करना है आपको। इससे एडवांटेज क्या होगा, जब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा ना, उसके बाद कॉमन पार्ट को आप सबसे मतलब अर्ली निपटा दोगे, सबसे जल्दी निपटा दोगे, अर्ली फिनिश। क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये डन है आपका यूपीएससी के थ्रू। एक्स्ट्रा पार्ट्स, एक्स्ट्रा पोर्शंस, फिर आपको ये पढ़ना है। जब आप किसी गाइडेंस वाइडेंस क्लास में जाओगे, बहुत जन को लगता है रिपीटेटिव हो रहा है, चीजें बोरिंग हो रही है प्रिपरेशन, वो इसलिए हो रहा है, मैपिंग की नहीं है सिलेबस वहां पे। तो यहां भी जब मैं क्लास कर रहा था तो मेंस का, तो स्पेसिफिक टॉपिक्स ही मैंने बहुत अच्छे से किया था, उसके पीडीएफ, क्योंकि वो बिहार रिलेटेड थे। अब जो मुझे पता है कि यूपीएससी में है ही डीआई, उसको मुझे करने का जरूरत नहीं था, तो मैं फालतू में वीडियोस क्यों देखूं 8-9 घंटे की। आप स्किप कर सकते हो, एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही तो पार्ट है कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे आई थिंक मेंस बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। यही मेंस फेल होता है लोगों का बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर प्लानिंग। आंसर राइटिंग तो बहुत दूर की चीज होती है, इंट्रो कंक्लूजन ये सब बहुत दूर का बात है। मेन चीज होता है प्लानिंग करना, कि आप प्लान कैसे कर रहे हो चीजों को। तो ये आई थिंक मेंस का कवर कर देता है। अब तो डिस्कस कर लेते हैं इंटरव्यू, ये फेवरेट स्टेज है मेरा। देखो इंटरव्यू का कोर पता है क्या है, कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस कब आता है, when you know about yourself better than the others, what comes in yourself, your who you are। ये एक्सरसाइज करना, लेट्स से अभी आप लोग सबका डोरमेंट अकाउंट होगा फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब में, उसमें एक बायो का सेक्शन होता है, राइट अबाउट योरसेल्फ। अब लिखना उसको, वहां पे आप क्या लिखोगे, ये करना एक्सरसाइज, ठीक है। कॉपी में लिखना, 10 बार मिटाओगे। स्टार्टिंग में बहुत लोग क्या लिखते थे, हार्ट हैकर, ठीक है, ये सब लिखते थे, बट अब हो क्या वो। तो 2 आइडेंटिटीज होती है हमारे पास, ठीक है। एक होता है जो हम लोग को बाय बर्थ मिलता है, इंडियन जितना भी ये सब आइडेंटिटीज है, रिलीजन, रीजन,
एक होता है जो आप अचीव करते हो, ठीक है, आईएएस हो गया, आप इसी आइडेंटिटी का तो फाइट है। तो हु यू आर, अगर आपका क्लैरिटी है कि अच्छा ठीक है मल्टीपल आइडेंटिटी है, आप मैथिल भी हो, आप नॉर्थ इंडियन भी हो, बहुत सारे आइडेंटिटी, आप इंडियन भी हो, आप कैसे अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हो वहां पे। तो हर चीज हु यू आर जो है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर काम करो इंटरव्यू में। सेकेंड थिंग, अब जिस भी जगह से हो, जो भी आपका लोकेशन है, स्टेट या लोकेशन, इसको रट जाओ। रट जाओ एज इन इसकी जानो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो अपना जीएस का सिलेबस है, पॉलिटी, इकोनॉमी, वहाँ पे पीआरआई है या नहीं है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, रेनफॉल कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ना आपसे बेटर कोई नहीं जान पाएगा, आप फील कर चुके हो इस चीज़ को, ये आपके मेमोरी में है, आपको इसको पेपर में उतारना है। जैसे मैं एग्जांपल देके आता हूँ, अर्बनाइजेशन में प्रॉपर प्लानिंग, राजेंद्र नगर बहुत बड़ा एग्जांपल है पॉल्यूशन का, लोकल वार्मिंग का। तो दिल्ली में जहाँ भी आप रह रहे हो, ये कहीं भी हो सकता है, आपका होम लोकेशन, कॉलेज का लोकेशन, तो इंटरव्यू में ना ये सब प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है, अलग से, बट वाई नॉट सिंक इट विथ योर मीन्स प्रिपरेशन। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी इशू है या नहीं है, कभी नक्सलिज्म था नहीं था, गुंडागर्दी है तो क्यों है, वुमेन सेफ है या नहीं है, आईएएस ऑफिसर्स कौन से हैं वहाँ पे, उनकी केस स्टडी कोई अच्छा अगर हुआ है तो ये सब लिख सकते हो वहाँ पे। जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, आसनसोल, बगल में एक जामतारा है, जामतारा में एक आईएएस ऑफिसर है फैज मुमताज, वो इतना अच्छा काम करे, वो हर दिन न्यूज़पेपर में आते हैं। तो एक दिन उनके बारे में पढ़ा, क्या कर रहे हैं वो, ओल्ड एज होम खोल रखा है, स्कूल्स खोल रखा है। मैं जीएस4 में 2 जगह कोट करके आया हूँ उनको। तो जो बोलते हैं ना कि प्रेपरेशन होता क्या है, तो यही प्रेपरेशन है। अब सारे चीजों को मैप करो, जहां जहां आप रहे हो, कहीं फैंसी जगह नहीं जाना है आपको, स्विट्जरलैंड ये वो, एमपी, केरला। केरला मॉडल समझ में नहीं आया मुझे आज तक, क्योंकि मैं केरला में रहा ही नहीं हूँ। मुझे बिहार बंगाल का पता है, वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल्स कैसी हैं कैसी नहीं है। तो केरला के लिए आप क्या हो रहा है कि मीडिया न्यूज कंज्यूम कर रहे हो, उसके हिसाब से ओपिनियन बना रहे हो, बट ये सब तो आपको पता है ना, आपके जो आप जिस जगह से हो, जहां से हो, दिल्ली पता है आपको, कैपिटल सिटी, पटना वटना का आइडिया है, तो उसको यूज करो। सेकेंड आता है सेक्शन हॉबी। ये अगर आप नहीं भी अभी कर रहे हो, बट यूपीएससी के इंटरव्यू के टाइम कभी ना कभी आप प्रिपेयर करोगे इसको। तो अगर आपका हॉबी कुछ ऐसा है जो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे आपका प्रेपरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप उसको परसू करो। जैसे डायरी राइटिंग एक हॉबी होती है, तो ये काफी अच्छा काम करता है, एंटीडोट है ये, डिप्रेशन, ये सब, एंजाइटी, सबका एंटीडोट है। डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पढ़ो आप, सब यही तो चीज कर रहे थे ना इतने लो लाइफ में। एक बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल का, सब डायरीज हैं, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है ये। जैसे मेरा एक था वॉचिंग क्रिकेट, तो अब क्रिकेट से आप एग्जांपल्स मैं लिख सकता हूँ जीएस4 में, एमएस धोनी सर के एग्जांपल, या फिर कहीं भी कुछ भी आप जो भी आपको देखना है। तो हॉबी को ट्राई करो इनकलकेट करने का अपने मेन से प्रिपरेशन में, काफी फनी हो जाएगा प्रिपरेशन, काफी मजा आएगा आपको। जैसे आपका किन्हीं लोगों का वो होता है स्टैम्प कलेक्शन, तो जो भी नए स्टैम्प्स आ रहे हैं, प्रीलिम्स क्वेश्चन बनाती है वहां से। ये हॉबी हो गया और ये लोकेशन का हो गया, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन का, वो होता है आंसर डिलीवरी। इससे सब कोई डरता है, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता है। फॉर्मल वे में हम लोग को बात करना सिखाया नहीं गया है कभी, ना कॉलेज में, ना कभी स्कूल में, कहीं बहुत रेयर स्कूल्स में सिखाया गया आंसर डिलीवरी। इसमें ना बी प्रैग्मेटिक। इंटरव्यू और मीन्स का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही होता है। इस बार मेरे बीपीएससी इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू सिर्फ इस क्वेश्चन पे हुआ है, आईटी इंडस्ट्री क्यों नहीं है बिहार में। तो आप हवा में बातें कर रहे हो ना कि बिहार में ये नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेन क्या रीजन था आईटी इंडस्ट्री नहीं होने का? गवर्नमेंट का एटीट्यूड, ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ एलपीजी रिफॉर्म्स में, टैप इन नहीं कर पाया बिहार गवर्नमेंट, लैक ऑफ विजन भी दिखा वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वहां पे। बट आज तो सब कुछ है, बट आज क्यों नहीं हो रहा है? तो इंडस्ट्रियल इनर्शिया है, बैंगलोर में ही ये सारा टैलेंट पुल हो रहा है, ग्रास रूट्स पे काम करना पड़ेगा।
तो आंसर डिलीवरी जो होगा ना, इट हैज टू बी वेरी ऑर्गेनिक। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है हिस्टोरिकल क्या है, ज्योग्राफिकल क्या है, पॉलिटिकल क्या है, ये सब नहीं सोचना है आपको। यहाँ पे एक ही पॉइंट दो, बट एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट दो कि क्यों नहीं है वहां पे। और युवल नोआ हरारी आप जानते होंगे, एक बहुत फेमस एसेइस्ट भी हैं, सेपियंस। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, द वर्ल्ड विल बी डोमिनेटेड बाई वंस हु आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। तो इंटरव्यू में ना एक स्टोरी वीव करो, टेक द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू इन योर डायरेक्शन। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल में भी ये चीज हुआ, बिहार में भी ये चीज हुआ। वहां पे वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मेरा सिविल इंजीनियरिंग था और मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है। तो आई वेंट इनसाइड, आई सेड सर, ऑल्दो माय सर और मैम, ऑल्दो माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वाज इन सिविल इंजीनियरिंग, बट आई डिड ऑल माय प्रोजेक्ट्स एंड माय मेजर सब्जेक्ट्स इन डेटा साइंस। तो मैंने उनको क्लियरली बता दिया ये चीज। तो स्टोरी टेलिंग कैन बी ऑल्सो इन 1 लाइन 2 लाइन्स, ठीक है। स्टोरी टेलिंग क्या, आप सामने वाले को कन्विंस करो। ऐसे तो स्टोरी टेलिंग का ही गेम है, ठीक है। तो ये होता है कि इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में मोड़ना। कुछ चीज आपको नहीं आ रहा है तो लोग बोलते हैं ना सॉरी, सॉरी क्यों बोलना डायरेक्टर, बहुत गंदा लगता है, वो रूड लगता है। बोलो कि सर आई हैव रेड अबाउट दिस बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम अनेबल टू रिकॉल, ठीक है। थोड़ा ह्यूमर एलिमेंट ऐड कर दो, सर ड्यू टू द प्रेशर सिचुएशंस आई एम अनेबल टू रिकॉल। मूव करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिल्टर्स बहुत कम रखो अपने पास, वहां एक साइकोलॉजिस्ट बैठा के रखते हैं इसीलिए, फिल्टर्स कम रखने के लिए। तो ये आंसर डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप देखो कि कितना प्रैक्टिकल चीजें बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मम्मी के साथ बैठ के दो, पापा से पूछो पापा आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, फ्रेंड्स को बोलो। मेरे सबसे मॉक इंटरव्यूज की जो बात करते हैं ना लोग, आई थिंक योर फ्रेंड्स, टेक 4 to 5 गुड फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग अलॉन्ग साइड यू, मेंस वेंस लिखियो, आइडिया हो सब्जेक्ट्स का, उनको बोलो आपको ग्रिल करना है। सिट विद देम फॉर 1 hour 2 hours, रिकॉर्ड दैट वीडियो, फिर आप लोग देखो। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है, मॉक इंटरव्यू से बहुत ज्यादा बेटर है ये चीज। वहां कोई नहीं जज कर रहा है आपको कि आप क्या जूता पहन के आ रहे हो, क्या नहीं आ रहे हो, जो कि फेमस हो रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, ठीक है। वहां पे सब यही देख रहे हैं कि बंदे में दम है कि नहीं है, डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये पूरा इंटरव्यू का गेम है। दिस इज कॉमन अक्रॉस एनीथिंग, लाइक किसी भी स्टेट पीसीएस में दो या फिर किसी भी यूपीएससी में दो, सेम, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, बस टाइमिंग का फर्क होता है। वेस्ट बंगाल में मेरा इंटरव्यू लास्टेड फॉर 45 मिनट्स, बिहार में इट वाज 18 मिनट्स, बोथ ऑफ देम ऑन 2 कंप्लीटली डिफरेंट लाइंस। कोई मैच ही नहीं है दोनों इंटरव्यूज में। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट ठीक है, पढ़ो, बट ज्यादा रिलाई इस पे करना है। गिव मॉक इंटरव्यूज विथ योर फ्रेंड्स। आई थिंक यही है एक जो होलिस्टिक प्रिपरेशन होता है, वो करे तो करे कैसे। बाकी क्या है ना, जैसे इस बार मैं एग्जांपल देता हूँ, इस बार प्रीलिम्स से 2 हफ्ते पहले बिहार का मेंस लेके आया था मैं, ठीक है, जहां पे बहुत लोग गिव अप कर देते हैं कि अरे मेंस छोड़ दो। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा ना, ये तभी होगा अगर आप उस ग्रुप में हो, अगर आप वेल प्लान करके चल रहे हो। अगर मुझे पता है कि मेरा मेंस बीपीएससी का मैं लिखना है, मुझे इस बार 28 मई को हुआ था ना प्रीलिम्स, और बीपीएससी का शायद 10 से 14 मई को था मेंस। तो ये चीज मुझे मार्च में पता चली थी, ठीक है, कि ऐसा एग्जाम का डेट होने वाला है। तो मार्च से मैं प्रिपेयर्ड था कि ठीक है मुझे फिनिश करना है प्रीलिम्स को ऑन 8 मई, कि अगर 9 मई को अगर एग्जाम होता है प्रीलिम्स का तो आई कैन सिट विद कॉन्फिडेंस और मेरा निकल जाएगा। तो प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है तो आई थिंक आप प्रीलिम्स में 4 मंथ्स दे सकते हो, लाइक अभी जैन से स्टार्ट करके अप्रैल तक, बिकॉज रिजर्व द प्रीलिम्स मंथ ओनली फॉर रिविजन। कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नया पढ़ के आप देखोगे कुछ निकला नहीं है नया पढ़ के, ठीक है। क्या करोगे, कंटेंट कंज्यूम करके थोड़ा यूट्यूब वीडियो देख लेना, बट जैन टू अप्रैल कंप्लीटली कीप कंप्लीटली फॉर प्रीलिम्स। एथिक्स नहीं पढ़ना है इसमें, आपको रिडंडेंट चीज नहीं पढ़ना है। बीच में अगर कोई भी स्टेट पीसीएस का आ रहा है मेंस, तो टेक दैट मेंस एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज फॉर योर यूपीएससी। सो आई टू कॉल माई मेंस एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज फॉर यूपीएससी मेंस एज वेल, ठीक है। क्योंकि कोर वही है जो मैं आपको बोला। अभी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि एक जॉब मिल जाए स्टेट पीसीएस में तो ठीक है, बट फिर क्या। तो स्टॉप लुकिंग एट लाइफ फ्रॉम लीनियर पॉइंट ऑफ व्यू
कि 26, 27, 28 में, 29 में स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ फ्रॉम रिवर्स डायरेक्शन। इधर से देखो, 45 में आप सेटिस्फाइड रहोगे क्या? यू वांटेड टू प्रिपेयर फॉर IAS, यू हैड टाइम, बट यू सेटल्ड विद ये बहुत सन के साथ रिग्रेट होता है ये चीज, ठीक है? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि रिग्रेट बहुत खराब चीज है लाइफ में। सबसे खराब चीज जो हो सकता है ना वो रिग्रेट हो सकता है। एंड आई हैव फेस दिस ड्यूरिंग माई IIT प्रेपरेशन, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि डोंट गिव रिग्रेट्स। Just write this in your wall that make sure from Delhi you take selection. Make sure that from Delhi you take selection and not some stories कि हम पढ़े तो बहुत थे, मेहनत तो बहुत किए थे, बट कुछ हुआ नहीं। तो ये अगर रहेगा ना आपके पास, क्योंकि ये सेम चीज मेरे साथ हो चुका था ऑलरेडी कोटा में, तो वो एक्सपीरियंस था, वो बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, ठीक है? तो मेक श्योर ये दिल्ली में आप लोग सिलेक्शन लेके जाओ। तो स्टोरीज ना आप सेटिस्फाई कर लोगे, बट अंदर से जो कोर होता है ना आपका, वो हिला हुआ रहेगा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा। वो जैसे आप किसी को देखोगे कि हाँ आपका कोई दोस्त बगल में निकाल लिया है, आपको फिर से बुरा लगेगा, थोड़ा सिंक इन करोगे। हम लोग प्रोग्राम्ड ही है उस वो चीज के लिए। तो ये मेरे वॉल के सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कि फ्रॉम दिल्ली मेक श्योर यू आर टेकिंग सिलेक्शंस। तो आई थिंक इतना ही है। बाकी अगर आप लोग कुछ लगे हेल्प तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर बिहार BPSC के लिए। जो मीन्स के कॉपीज होते हैं वो शेयर कर दिया हूँ ऑलरेडी, वो शायद आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद तो ठीक है, ये है। थैंक यू सो मच। GS4 का मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, याद रहेगा नहीं चीज़ें। तो जो सिलेबस है ना, मैंने बुक रेफर की थी डेकोड एथिक्स, ठीक है? इसका 2 पार्ट है, एक सेक्शन ए और एक केस स्टडी। अब क्या हो रहा है, केस स्टडी में पहले करता था तो पहले टाइम मैप कर लो। अब मेरा नॉर्मल क्या होता है, 4 बजे के बाद मेरा दिमाग बहुत कम चलता है, ठीक है? सेक्शन ए में दिमाग चाहिए थोड़ा सा, बट यहां अगर मैं स्टार्टिंग में लिख दूंगा ना, मैं देख रहा था टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है केस स्टडी में। तो ये जो मैं डिसीजन पे आ पाया, दैट वाज बिकॉज ऑफ टेस्ट सीरीज दैट आई रोट। केस स्टडी में आप दो 90 मिनट्स, 90 मिनट्स हो गया, 6 केस स्टडीज है, मतलब 15 मिनट्स पर केस स्टडी। 90 मिनट्स में स्विच टू सेक्शन है, हो सकता है एक केस स्टडी मिस हो जाए आप यहाँ पे आपका, ठीक है? इसमें आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं? 13 क्वेश्चंस। इसमें आप कितना टाइम दे सकते हो? ये 5 मिनट टू ईच क्वेश्चन, या 6-7 हो सकता है यार, ये 5 मिनट एग्जैक्ट घड़ी पे दिमाग नहीं चलता है, ठीक है? मैं रफ बता रहा हूँ। तो लास्ट के जो 15 मिनट्स बचेंगे ना आपके एग्जाम में, उसमें आप एक केस स्टडी अटेम्प्ट कर सकते हो, इनकेस यहां अगर मिस हुआ है आपका। ये मेरा अप्रोच था टुवर्ड्स द पेपर, ये आप लोग का हर पेपर के लिए क्लियर होना चाहिए। अब केस स्टडी में क्या है ना, इसका सेट ऑफ एल्गोरिथम्स है। पहले आप केस स्टडी को समराइज करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोर इशू केस स्टडी का है डिजास्टर मैनेजमेंट का, कोर इशू है वुमेन वायलेंस को स्टॉप करने का। तो यहां पे आप हेल्प ले सकते हो समराइजेशन में विशाखा यादव मैम का। ये जिस तरह ये लिखती थी ना अपने इंट्रोडक्शन कि द अबव केस स्टडी डील्स विद द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एज पर NCRB रिपोर्ट डैश डैश नंबर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑकर्स इन द कंट्री, या द अबव केस स्टडी डील्स विद, जैसे इस बार जोशीमठ का आया था केस स्टडी, तो द अबव केस स्टडी डील्स विद इशू ऑफ लैंडस्लाइड्स, करंट अफेयर्स बेस्ड आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर आप लिखना कि रिसेंटली द सेम थिंग हैज हैपेंड इन जोशीमठ एज पर मिश्रा कमेटी, एक कमेटी बैठी थी। तो यहाँ पे अपना GS1 से 3 का नॉलेज यूज करना इंट्रोडक्शन के लिए। फिर आपके आते हैं स्टेक होल्डर्स, फिर आता है एथिकल इश्यूज वाले क्वेश्चंस, ठीक है? अब स्टेक होल्डर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथिकल इशू जब आप लिखोगे ना, तब जितने स्टेक होल्डर्स लिखोगे वहां पे 4-5 स्टेक होल्डर्स लिखोगे, तो सबका कुछ ना कुछ एथिकल इशू आएगा, वो आप लिख सकते हो। अब मुझे ना ज्यादा याद नहीं रहता है चीजें, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, रोड लर्निंग वाले चीज पे। तो एथिकल इश्यूज क्या है, तो मैंने एक निमोनिक्स बनाया था, सोहेल। सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस,
ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी और लीडरशिप। लैक ऑफ दिस, लैक ऑफ सेल्फलेसनेस किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर में, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स में। तो मेंस का जो एक पेपर है ना, वो इट्स नॉट अबाउट राइटिंग, इट्स अबाउट फिलिंग द पेजेस। सेकेंड चीज, आप देखो कोई गांधी का कोई 7 सिन कमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 7 सिन ऑफ गांधी कमिट, 7 सिंस ऑफ गांधी। उसके बाद आप देखो फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी बोलते हैं उस चीज को, ये कंडक्ट हो रहा है, कहीं भी लेन देन हो रहा है, करप्शन का केस हो रहा है। तो ऐसे मेरे पास 20 पॉइंटर्स थे, ठीक है। और कुछ कुछ वैल्यू, ये सब बेसिकली वैल्यूज है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। जो वो आता है ना सिविल सर्विस वैल्यूज, सेम चीज है, नोलन कमेटी वाला ये चीज है। इसमें मैंने कुछ देखा कि यार ये सब मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब वैल्यूज है, मेरे अलग वैल्यूज थे। कंपैशन था, ठीक है। एक मेरा इंपॉर्टेंट वैल्यू था काल्मनेस, अगेन MS धोनी। एक था ह्यूमिलिटी, ठीक है। तो ये सब मैं लिखता था, लैक ऑफ कामनेस, लैक ऑफ कंपैशन शोन बाय दिस दिस दिस। तो समझ रहे हो ये सब जो अभी है, ठीक है। और भी पॉइंट्स अभी मुझे याद नहीं आ रहे, बट ऐसे 20 पॉइंटर्स थे मेरे पास लगभग एथिकल इश्यूज में लिखने के लिए। व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर, तो जो मैंने कहा ना, जब आपको सर्विसेज का आइडिया होगा, वो बिहार वाले BDO, BPRO, RO, CO, आप बेटर लिख पाओगे। इससे कोऑर्डिनेट करके हम बात कर सकते थे। तो आपको पता तो होना चाहिए ना किसके अंडर में क्या चीज है। अब DM हर चीज के लिए नहीं आते हैं वहां पे, उनका बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, तो उससे आपका केस स्टडी बहुत अच्छा होता है। तो 2 ही चीज करना है आपको, ये समराइजेशन, ये कॉपी पढ़ लेना, स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करो, वेरी इजी। एथिकल इश्यूज के यही सब पॉइंट है, जैसे ब्रीच ऑफ, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, इसमें बोलूंगा एक गुंजिता मैम की कॉपी है, गुंजिता, आई एम फॉरगेटिंग अ सरनेम, काफी अच्छे आंसर लिखे हैं इन्होंने एथिकल इश्यूज के लिए। बाकी कंक्लूजन स्टेटमेंट, बाय डूइंग दिस आई शैल अबाइड बाय माय ड्यूटीज एज एनश्राइन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जो भी आपका पोस्ट है। डिकोड एथिक्स, हाँ। और ये भी बुक को आपको ये नहीं करना है कि आपको रटते जाना है, नहीं याद होगा चीजें। आप जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना वहां पे, देखो 2 इंपॉर्टेंट सोर्स है, आप लोग लिख लो इसको, फिर मैं देखो मेंस बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जो मैं बोला फाइन मार्जिन पे आप गेम तभी खेल पाओगे जब पेपर कंप्लीट करोगे, उसके टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कंप्लीशन के लिए कुछ आपका विशेष होता है? मेरा हर पेपर 5 मिनट पहले कंप्लीट हुआ है, तो इस बार कंप्लीट हो गया ना। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ आंसर राइटिंग में। मैं पहले क्या करता था, जो नॉर्मल चलता है कि आपने जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उसको पहले लिखो, उसके बाद वीक क्वेश्चंस को लिखो। सारे क्वेश्चन आप अच्छे नहीं लिख सकते हो, तो मैं अपना आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था सब स्ट्रॉन्ग है, किसी पे लग रहा था यार कुछ नहीं आता इधर। तो मैंने फिर क्या किया, 15 मार्कर्स में उठाता था, क्योंकि एक बार आपका ब्रेन टफ चीज के लिए ट्रेंड है ना, 10 मार्कर लिखना कोई इशू ही नहीं है, फिर एक्सपीरियंस के ही हो गए, फटफट निकलता है वो। तो 15 मार्कर में ट्राई करता था 1.5 घंटा में खत्म करने का, 90 मिनट्स। अब बिल्कुल ऐसे सामने घड़ी रख दिया, जैसे जैसे घड़ी चल रही है। अब 90 मिनट्स को 3 पार्ट में तोड़ता था, 30 मिनट्स का, 30। इस 30 मिनट में मुझे 3 क्वेश्चन लिखना है, इस 30 में 3 क्वेश्चन लिखना है, इस 30 में 3 क्वेश्चन लिखना है। एक क्वेश्चन मान के चलता था कि छूटेगा, उसको लास्ट में भरना है। ये 1.5 घंटा का मेरा प्लान था। बचे कितने, 90 मिनट्स। अब मैं गारंटी बोलता हूँ, अगर आप 90 मिनट्स में 9 क्वेश्चन लिख पा रहे हो ना, 10 मार्कर आपको 60-70 मिनट लगेगा लिखने में, ठीक है। 10 मार्कर्स में बहुत जल्दी लिखता था यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन जो इसका छूट गया ना, वो एकदम लास्ट के लिए रखता था। बट इस बार जो मेरे से मिस्टेक हुआ वो मत करना। जनरली क्या होता था, 10 मार्कर्स अगर मैं ऐसे सर्किल लगा देता था, अगर नहीं कुछ लिख रहा हूं तो सीरियल वाइज में। इस बार मैं एक सर्किल लगाना भूल गया उस क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन में छूट गया टाइम रहते हुए भी मेंस के पेपर में। वो गलती मत करना। बाकी वो सब तो कॉमन ही है यार, डायग्राम, फ्लो चार्ट। मेरा हर आंसर फ्लो चार्ट होता है। इंट्रोडक्शन लिखें ये, या फिर ये ऐसे 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 ऐसे। GS का आंसर ऐसा होता है।
इससे बहुत बेटर भी दिख जाता है। और जब आपके पास टाइम बच जाएगा ना, वो जो 3-4 मिनट में बोल रहा हूँ, जो आप फट 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 पेज पलटोगे, तब बहुत सारा क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आपको दिखा रहे चलो नीति आयोग लिख देते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक कमेटी लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ लिख देते हैं। तो वो पूरा साइकोलॉजी का गेम है, वो मतलब एक्सप्लेन करने से बेटर जो आप लोग खुद महसूस करोगे ना उस चीज को, तब बेटर समझ में आएगा। तो इस फॉर्मेट में लिखता था मैं, ज्यादा डायग्राम नहीं सोचना है। अभी देख रहा हूँ मैं कोर्स चल रहा है इसके ऊपर कि कौन से डायग्राम बनाने हैं। यार कुछ नहीं याद रहता है, मैं ट्रस्ट में कुछ नहीं याद रहता है पेपर में। और इस बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना अभी, तो प्रेपरेशन को उस तरह और अलाइन करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर रीडिंग मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। CCI वाले क्वेश्चन जो थे, कि मेरे साथ कुछ लोग प्रिपेयर कर रहे थे, वो न्यूज़पेपर रीडिंग में मुझे सोचना पड़ा था वहाँ पे। जो मेरा दोस्त था पीछे, जो बंदा IRS था अभी, वो 101 भूल गया, वो NCBC लिख के आ गया उसमें। वो जॉर्ड वाला क्वेश्चन किसी को नहीं पता क्या था वो। मुझे लगा कुछ इस टाइप का है, फैंसी नाम पूछ रहा है, इसका पिक्चर्स क्यों पूछ रहा है, इंस्टाग्राम कल्चर वल्चर। तो मुझे लगा कुछ अच्छा चीज हो रहा होगा, ठीक है, उस हिसाब से मैं लाइंस पे लिख के आऊँ। बकवास, 2-3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा मुझे। तो सबके साथ सेम इशू है, ठीक है। आप कॉमन किसी एस्पिरेंट से पूछो ना, पर तो सेम चीज रहा है, रिलेटिव एग्जाम है, उसी में आपको बेटर करना है। इंट्रोडक्शन में ही कोर ऑफ द टॉपिक हिट करो डायरेक्ट। तो मुझे बहुत दिक्कत होता था इंट्रोडक्शन में, क्योंकि सब बोलते थे ये लिखो वो लिखो, दिस दैट। फिर इस बार रैंक 17 है, ये मेरे कॉलेज के सीनियर है अविनाश, इनका भी सेम इशू था। ये मेन से 1 हफ्ता पहले बोल रहे थे नहीं हो रहा है इस बार, हालत खराब है, बट रैंक 17 आया। तो इंट्रोडक्शन में क्या करते थे ना, बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है पेंडेंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस, अब वहां पे क्या कोट कर रहे हो, आर्टिकल्स जरूरत ही नहीं है वहां पे ना। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट, यहां पूछ रहा है पेंडेंसी ऑफ केस। तो यहां आप डेटा रेलेवेंट कोट करोगे, इतने केसेस पेंडिंग हैं, मान लो नहीं याद है आपको, तब ये सर्च करो कि कौन सा बुक है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 बुक्स, 10 भी ज्यादा, मतलब 15 बुक्स, जिसको आपको लिख के आना है। जैसे एक बुक हो गया गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट, फली एस नरीमन सर की बुक है। बहुत अच्छी बुक है, इसमें सिर्फ क्रिटिसिज्म है सुप्रीम कोर्ट का और जुडिशियल सिस्टम का। तो अगर आपने ये बुक नहीं भी पढ़ा है ना, तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि इसके टॉपिक्स में भी सब है। एक है पॉलिटिक्स में मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स, मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। आई थिंक ये मिलन वैष्णव, देवेश कपूर का शायद, आई डोंट नो, आई एम फॉरगेटिंग नेम, सॉरी। मिलन वैष्णव का है शायद, देख लेना कौन है ऑथर। तो ये सब जो बुक्स का आप लिस्ट बनाओ टॉपिक वाइज। हिस्ट्री में तो डेफिनेटली आप ये इंट्रोडक्शन कोट नहीं करोगे, बट GS 2-3 के लिए कोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रघुराम सर का कुछ बुक में उन्होंने कहा है कि वो वाला बुक था उनका, आई डू व्हाट आई डू, ऐसा कुछ था, ऐसा ही कुछ नाम था। तो उस बुक का कोट करो, क्योंकि टॉपिक्स तो वही है ना, इश्यूज चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। शक्तिकांत दास सर का जब RBI गवर्नर, जो उनके MPC का मीटिंग के बाद जो उनका वो आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो एक GS का आंसर ही है। तो उनके आप स्पीचेस सुनोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहिए तो पूरा GS का आंसर बता रहे हैं। तो वही वेरी करो अपना प्रेपरेशन को, थोड़ा वाइड बढ़ाओ एंगल को। तो जब आप इंट्रोडक्शन में ये सब लिखोगे ना, कुछ भी लिखे आप कि ऐसा ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट अपना ड्यूटी निभाने में फेल रहा है, कोटेशन में डाल दिया, एज सेड बाय फली एस नरीमन। यही करना है इंट्रोडक्शन में। कोर को एक लाइन में लिखना है बस, इंट्रोडक्शन इज अबाउट 1 लाइन, सिर्फ कोर को एक लाइन में लिखो। और कंक्लूजन का टाइम अगर है आपके पास, तो SDG गोल्स, ये सब बहुत सारे, ये सब पढ़ने क्लियर है ना आपके, कैसे क्या लिखना है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ इस सब पे, आप लोग ये फोकस करो कि बॉडी हमको लिखना है। जो क्वेश्चन में पूछा है, सबको 10 पास किया है, 12 पास किया है। 10 में क्या करते थे आप, क्यों आपके नंबर अच्छे आते थे? क्योंकि आप थोड़ी सोच रहे थे इंट्रोडक्शन क्या है, कंक्लूजन क्या है। मेक इट दैट सिंपल ना, बॉडी लिखो, इंट्रो कंक्लूजन, लीव इट टू मेंस के टाइम का, हो जाएगा क्लियर। और कोई डाउट? अच्छा, GS 4 का सेक्शन ही तो पता ही नहीं। इसमें ना मेक अ 4 पेजर। अगर आप 5 मिनट में 13 क्वेश्चन लिख रहे हो ना, जो अभी क्वेश्चन आप देखोगे ना, बहुत पैटर्न चेंज हो गया। सोशल कैपिटल पूछ रहा है आपसे,
आपसे वो पूछ रहे हैं गुरु नानक के टीचिंग्स के ऊपर, तो आपको नहीं पता ना निर्गुण क्या है, तो आप नहीं लिख पाओगे वो सब आंसर्स, ठीक है। जो वो पूछ रहे हैं मॉरल इंट्यूशन और मॉरल करेक्टिवनेस के, एग्जाम्पल बेस्ड पेपर आ रहा है पूरा। तो डिकोड एथिक्स में आपको डेफिनेशन मिल जाएंगे। व्हाट डू यू डू इज दैट, इन डेफिनेशंस को पीवाईक्यू और सिलेबस से निकालना है। जैसे हैप्पीनेस का क्वेश्चन आया था, ठीक है, पहले आप सोचो प्रोसेस क्या है डेफिनेशन पे बनाने का, पहले आप सोचो कि आपके लिए क्या मीनिंग करता है वो, फिर आप आओगे कि वर्ड्स यहीं से मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर से और सिलेबस से। इस बार आपको सोशल कैपिटल मिल गया वर्ड, निर्गुण भक्ति मिल गया वर्ड, तो उन वर्ड्स पे काम करो। एथिक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू डील योर लाइफ, व्हाट इज योर फिलॉसफी ऑफ लाइफ। आपको फिलॉसफी बनाने का मौका दे रहा है अपने लाइफ में। इंटीग्रिटी में समझ में नहीं आता कि इंटीग्रिटी क्या है क्या नहीं है। तो एक मैंने कॉपी पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था यहाँ पे थिंक, से एंड डू, यहां लिख दो इंटीग्रिटी। कितना बढ़िया आंसर। प्रॉबिटी हम लोग बात करते हैं, प्रॉबिटी क्या है प्रॉबिटी, तो ये जितना भी सोहेल कंपैशन वंपैशन है ना, इन सबको अगर मिला दो एक जगह पे एक इंसान में, तो वो प्रॉबिटी हो गया। तो ऐसे फंडे क्लियर रखो, ठीक है, कि आप सामने वाले को बता सको कि हाँ कोई एटीट्यूड पूछे आपका, तो एबीसी मॉडल एस्क्रिप्टिव नहीं, व्हाट डू यू फील अबाउट समवन, ये एटीट्यूड हो गया आपका। तो एक फ्लो चार्ट में बिलीव करता हूं आंसर राइटिंग सेक्शन ए के लिए, मैं एक फ्लो चार्ट में लिखता हूं। सबसे पहले वैल्यूज, ये सेव करता है आपका कॉग्निशन को, जो बनाता है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पीसो। पीसो इज आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स, हाँ वही सब है, प्रिंसिपल्स, ये सब कि एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर आइडिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब हो गया कोई लिविंग एंटिटी, नॉन लिविंग एंटिटी, सॉरी नहीं प्रिंसिपल नहीं है, ये तो आइडिया यहीं पे आ गया ना, ये है पीपल। मेन तो ये इशू हो रहा है ना, एटीट्यूड आपके पास चॉइसेस डालता है कि ये तीन चीज है, हमको ये तीन चीज करना है। नाउ हाउ डू यू चूज इज बेस्ड ऑन योर एप्टीट्यूड। ये ट्रांसलेट होता है बिहेवियर में। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज कहां से मिलेगा आपको, पढ़ के, नॉलेज, एक्सपीरियंस, बिलीफ, फैमिली, रिलीजन, फैमिली रिलीजन, ये सब हो गया। यहां से वैल्यूज डेवलप हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है चॉकलेट आपको पसंद है, यू लव चॉकलेट्स, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स चॉकलेट। कॉग्निशन भी आपको बता रहा है कि चलो चॉकलेट इज टेस्टी, ठीक है, आपके पास क्या चॉइस है अभी, चॉकलेट खाऊं या ना खाऊं, बट आप लॉजिकली सोचो कि चलो इससे खाने से वो हो जाएगा, कैविटी वगैरह हो जाएंगे। अब क्या बिहेवियर लेते हो, आप नहीं खाते हो चॉकलेट को। समझ रहे हो कहाँ डिफरेंस आ रहा है। सेम विद सिगरेट्स, सेम विद एवरीथिंग। तो एथिक्स पेपर का मेन जो मोटिव होता है ना, वो एटीट्यूडनल चेंज लाना होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका स्वच्छ भारत अभियान, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम बिहार, आपको पता होगा ओपन डेफिकेशन का कितना गंदा केस था वहां पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब किस पे फोकस कर रहा है, क्योंकि आपको जनरेशनल इंपैक्ट लाना है ना, तो आपको एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा लोगों का। ये इननेट है कि सबके पास कैपेसिटी नहीं होता इस चीज का। एटीट्यूड में चेंज करो, बिहेवियर में इट विल ट्रांसलेट। आज कोई नहीं करता ओपन डेफिकेशन, जो पहले नॉर्म था, क्योंकि एटीट्यूडनल चेंज इसलिए जरूरी है। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक वर्ड आता है। अगर आप किसी चीज के बारे में, कॉग्निशन मतलब क्या है, व्हाट यू थिंक, एटीट्यूड क्या है, व्हाट यू फील, ठीक है। तो सी है, ए है, सी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है। अब चीज सोचते हो अच्छा, एटीट्यूड भी उसकी तरफ पॉजिटिव है, पढ़ाई करना अच्छा चीज है, एटीट्यूड भी है कि पढ़ने में मन लगता है, ट्रांसलेट होगा यार, छोड़ दोगे आप कोई भी एग्जाम। यहीं अगर नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस है, या यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। यू थिंकिंग समथिंग दैट इज गुड, एटीट्यूड आपको अच्छा नहीं लग रहा वहां पे, यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, पढ़ना आपको पता है अच्छा है,
कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दीज टू केसेस आर कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो लोगों में पहले कॉग्निटिव डिसोनेंस लाना है अगर हमको एटीट्यूड चेंज करना है। जैसे पहले क्या था, व्हाट यू थिंक अबाउट ओपन डेफिकेशन वाज नॉर्मल, ठीक है, चलता है एटीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं। एटीट्यूडल चेंज क्या था उसके रिगार्डिंग? स्वच्छ भारत अभियान। इसको इसलिए चेंज किया, अब देखो अब लोग सोचते भी इसके बारे में खराब है, तो अब कोई बाहर में डेफिकेशन करेगा ही नहीं ना। जनरेशनल इंपैक्ट आया, लिख के आओ एग्जांपल्स पेपर में, ये करोगे भी एज अ ब्यूरोक्रेट मतलब। तो ये हो गया। इसमें एक और पॉइंट था, हाँ, कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक और एग्जांपल है जो नेगेटिव वे में जा रहा है, जैसे स्मोकिंग के जो डब्बे पे वो जो स्टिकर रहता है, पीपल नो, खत्म चीज है, फील क्या कर रहे हैं, गुड, एप्टीट्यूड कच्चा है इसलिए स्मोक कर रहे हैं, जिनका अच्छा है वो छोड़ के बाहर आ जाता है, बिहेवियर में ट्रांसलेट होता है। सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है, फूफू वाला ऐड। सिमिलरली मूवीज लाइक पैडमैन, टॉयलेट, सब इसी पे फोकस्ड है, एटीट्यूडल चेंज पे ही फोकस्ड है। तो ये ऑब्जेक्टिव है एथिक्स का, एक तो रैशनल डिसीजन मेकिंग और दूसरा एटीट्यूडिनल चेंज। दैट इज वाई एथिक्स पढ़ाया जाता है ब्यूरोक्रेट्स को, मतलब वास्तव में भी पढ़ाया जाता है ये चीज। बट लोअर लेवल एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उनका ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है एक सोसाइटी का एटीट्यूडनल चेंज करने में। तो जब ये फ्लो चार्ट क्लियर रहेगा ना, आंसर आप बहुत ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा आपका आंसर। हम लोग सब बिहेवियर में फोकस करते हैं, बट ये कौन चेंज करेगा, ये कौन बताएगा? ट्रिपल तलाक बैन, वैल्यूज को हिट करो ना डायरेक्ट, सुप्रीम कोर्ट का रोल आया यहाँ पे, वैल्यूज को डायरेक्टली हिट करो, आपकी एक्सपीरियंस अच्छा बनाओ, क्राइम्स को नॉर्मलाइज मत करो, परसुएशन का टेक्निक अडॉप्ट करो rather than going for coercion techniques, legal means। तो ये है कि सेक्शन ए का ब्लूप्रिंट ये है, मतलब एल्गोरिथम यही फॉलो होगा सेक्शन ए में। अब देखो ये सब चीज पता ऑलमोस्ट बहुत जन को है, ठीक है, पर जितना लिखोगे, मैं भी बहुत चीज नहीं लिख के आ पाया एग्जाम में इस बार, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इशू आ गया था हैंड में, आने के बाद भी नहीं लिख पाया। तो मिनिमम पढ़ो, बट जितना पढ़ रहे हो ना उसको मेक श्योर पेपर में लिख के आओ। और लास्ट एक पॉइंट है, एटीट्यूडनल चेंज को हम लोग लाएंगे कैसे? कैसे स्वच्छ भारत अभियान लोगों को फोर्स किया कि आप टॉयलेट बनाओ घर में, ये करो, तो उसका एक निमोनिक्स है जीब्रा। अब देख रहे हो मेरा पूरा प्रिपरेशन एक निमोनिक्स में ही रहा है, मैंने लास्ट 24 को ही लिखा था मेंस, अभी भी याद है ये सब चीज। तो जितना ये सब बनाओगे ना अपने साथ, ये सब मेरा खुद का किया हुआ है। तो जीब्रा इज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनीथिंग, लाइक एनीथिंग नहीं, मतलब नेगेटिव थिंग, ओपन डेफिकेशन वगैरह, दिस दैट जो भी है। 5 पॉइंट्स आपके यहीं से मिल जाएंगे। तीसरा है एम्पावरमेंट, किसी को आप एम्पावर करो, जो इसका इफेक्ट हो रहा है ना जिस पे जा रहा है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एम्पावर करो किसको, वुमेन को, फैमिलीज को एम्पावर करो। ये बाद में आएगा, इसका फुल फॉर्म बता दे रहा हूं, इसका फुल फॉर्म है बिहेवियरल चेंज, वही फ्लोचार्ट वाला ही है। इसका है रोल मॉडलिंग, बहुत जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी अंकित बैनपुरिया है क्या, 75 डेज चैलेंज में वो फेमस हुए थे, फिर मोदी जी उनके साथ स्वच्छ भारत अभियान में गए थे, तो उनका इंपैक्ट ही आज मेरे फ्लैट में भी 2-3 जन है जिनके साथ मैं रूम शेयर कर रहा हूँ, वो लोग सब 75 डेज चैलेंज लिए हुए हैं फिटनेस। तो रोल मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप इसका नेगेटिव एग्जांपल क्या है, गुटखा का एड विमल का बाय शाहरुख खान, नहीं करना चाहिए उनको। पॉजिटिव एग्जांपल आप लिख सकते हो, बहुत सारा पॉजिटिव एग्जांपल्स है रोल मॉडलिंग का, भरा पड़ा है वहां पे कि लोग क्या करते हैं, एंडोर्स नहीं करते हैं उन प्रोडक्ट्स को जो हार्मफुल है। ये है एटीट्यूडनल चेंज। तो एटीट्यूडनल चेंज करने के लिए आपको पहले जो उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है ना उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? ये रिवर्स, ऐसा नहीं है कि एक होता है एटीट्यूडनल चेंज आप कर रहे हो, एक दिन में हुआ, खराब लगा आपको एक दिन में कोई चीज, बट वापस आप नॉर्मलाइज कर चुके हो उस चीज को, इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि वापस सेम वे में वो जा रहा है जो पहले एटीट्यूड था लोगों का। तो आपका ये इंश्योर करना है कि जो चेंज हुआ है ना दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, एटीट्यूडनल चेंज लॉन्ग लास्टिंग, ये आपको इंश्योर करना है। तो अगर कोई भी आंसर अगर आप भूल जाओ ना, किसी भी आंसर में अगर आप भूल जाओ, कोई भी GS2 का भी आंसर अगर आप नहीं लिख पा रहे हो,
तब ये सब जस्ट कीवर्ड्स डाल देना कि प्रॉपर रोल मॉडलिंग, एटीट्यूडिनल चेंज। ये मतलब GS4 पर्सपेक्टिव ही नहीं है, 2 में भी बहुत काम आता है, ये 1 में नहीं आएगा, 1 में सोसाइटी में काम आएगा। हाँ, जो था ना गर्ल्स सुसाइड वाला क्वेश्चन इस बार GS1 में, उसमें यही चीज लिख के आया हूं मैं, जीब्रा वाला कॉन्सेप्ट, क्यों सुसाइड कर रही है गर्ल्स ज्यादा। ऑर्गेनिक लगेगा आपका आंसर बहुत ज्यादा। तो यही है। और बाकी अगर आप जैसे जैसे और कुछ क्वेश्चन है क्या? ये जीब्रा को बहुत यूज करने लगे, GS का मेरा कोर था ये निमोनिक्स, इसको मैंने बहुत जगह यूज किया है। और कुछ है क्या डाउट्स? इंडियन स्क्वेरल्स के बारे में था कि ओमनीवोरस होगा। सेकंड कि वो अपना खाना स्टोर करते हैं, सीड्स एंड नट्स इन द ग्राउंड। और तीसरा है कि वो नेस्ट बिल्ड करते हैं ग्राउंड में। तो 1 2 3 नन। सर फिर हम इस तरीके से सोचेंगे कि ओमनीवोरस हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है। सेकंड के स्टोर करता वो फूड मटेरियल नट्स इन द ग्राउंड। तो सर हम उसको कभी है ना ग्राउंड में नहीं देखे हैं। ओके, ठीक वैलिड है। पॉइंट। और सर दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज। सर उसको हम कभी ग्राउंड में बनाते नहीं देखे, उसको हमेशा ट्रीज पे ही देखा। तो आप देखोगे हमेशा वो एक नट को लेके ऊपर भागता है। हाँ, ऊपर भागता है। ठीक है, वो जनरल कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप ओमनीवोरस को सिलेक्ट कर रहे हो, हाँ तो कभी जैसे मैंने एक देखा था वीडियो में, जो मेरा जो साइकोलॉजी मैंने ये पढ़ा था, तो इंसेक्ट्स खाते हुए देखा था मैंने उसको। हाँ छोटे छोटे इंसेक्ट्स वो खा लेते हैं। हाँ। तो मेरा पहला ऑप्शन कॉन्फिडेंट था फर्स्ट कि ये टिक कर रहा है। सेकंड मैंने एलिमिनेट किया था, नॉट बिकॉज जो वो था ना स्टोर फूड इन द ग्राउंड। स्टोर फूड इन द ग्राउंड, नहीं वो नहीं, वो किस में था? बिल्ड नेस्ट इन द ग्राउंड। ग्राउंड में। तो इसमें दोनों ऑप्शन में आप देखो, वो क्या बोल रहा है, स्टोर फूड नट्स एंड वो कुछ लिखा होगा उसमें। हाँ, स्टोर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। हाँ, तो ये देने का ऑप्शन देने का उसका रीजन क्या है? पहले क्या बोल रहा है वो कि ओमनीवोरस है, हाँ। ठीक है। दूसरा वो बोल रहा है आपको नट्स एंड सीड्स खा रहा है। तो नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा, ठीक है ये हो सकता है हर्बीवोरस एनिमल हो, इसलिए तो नहीं तो इंसेक्ट्स लिख देता वहां पे। हाँ। तो ये स्टेटमेंट को मैंने इसलिए एलिमिनेट किया था। अच्छा हाँ, ओमनीवोरस है इसलिए। हाँ तो वो खेल रहा है ना आपके साथ, हो सकता है नहीं स्टोर कर रहा हो, हाँ। या हो सकता है कर रहा हो, तो क्यों नहीं लिखा वहां पे इंसेक्ट्स? ठीक है। और फिर दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। तो उस पे क्या हम सोचे? तो मैं वही मैं बताऊं, इस क्वेश्चन में जो था ना, ये जितने भी क्वेश्चन थे इस टाइप के, उसमें मैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से ये देखा था कि ओनली 2 आ रहे हैं बहुत सारे आंसर्स। हाँ, तो सर इसमें या तो ओनली 2 ओनली 3 वाला कर, ये तो सर तुक्का हो गया ना सर, तुक्के पे ही चलेगा ना। हाँ, तो करना पड़ेगा ना आपको, रिस्क तो लेना पड़ेगा। जो मैं बोला कि अगर आप ओमनीवोरस सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि ओमनीवोरस है या नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है वो आपको, कि उसमें ओमनीवोरस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। तो बहुत लोग ऐसे भी एलिमिनेट किए थे ऑप्शंस को कि सिंस सेकंड ऑप्शन करेक्ट है तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप जा सकते हो। मतलब ऐसा दिमाग चलाना होगा। चला ब्रेन खोल के जाओ, प्रीलिम्स से एक दिन पहले लोड लेना ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, ब्रेन खोल के जाओ उस चीज के ऊपर। ठीक है सर। इसी तरह एक और क्वेश्चन था सर, एक और। हाँ सर जैसे इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी जो है ये आर जनरली नॉक्टर्नल मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, ठीक है। तो 1 2 3 नन है। अब इसमें कि लायन टेल मकैक, मालाबार सिवेट और सांबर डियर। तो सर इसमें हम क्या सोचे? हाँ देखो, ये ऐसा क्वेश्चन मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन है ना, आप एक ये लेके चलो टेम्पलेट। अच्छा, प्रीवियस ईयर के हिसाब से 2 3 वाला, कि 2 के लिए हम जा ही रहे हैं, अगर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वहां पे। तो अब स्पेसिफिक लिख दिया है वो, सांबर डियर, ठीक है। तो नॉर्मली डियर क्या होता है, दिन के टाइम चलता है। तो ये मैंने पढ़ा था, बट अगर मान लो आप मैं नहीं भी पढ़ा होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर मलावर सिवेट। आपको याद होगा एक विजन मैगजीन में भी था, वो बिल्ली टाइप की रहती है, वो रात में चलती है, उसका आंख व्हाइट व्हाइट आता है, लाइन टेल मका। हाँ, वेस्टर्न घाट्स की तरफ चलता है वहां पे। तो उस हिसाब से मैं सोच के गया था इस आंसर को। ठीक है सर। हाँ पूछो सर इसमें एक क्वेश्चन है कि सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, फिर दूसरा सम मशरूम हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, ये भी हो सकता है। सम हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, हो सकता है। एंड सम हैव क्या है बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, ये भी हो सकता है। तो सर इसमें 1 2 3 ऑल 4। तो हाँ, इसमें तो ऑल 4 बिल्कुल ठीक है, मतलब समझ रहे थोड़ा। ठीक है सर। टफ क्वेश्चंस क्या है, इसी में हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था जिसमें होयसलास का टाइम पीरियड लिखा हुआ था। वो सब क्वेश्चन मैं आपको एडवाइस करूंगा छोड़ दो, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो मुझे याद है टाइमलाइंस,
समझ रहे हो ना। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन मत छोड़ना कभी, नेवर लीव इन्वायरमेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये किसी को नहीं आते, पता है ये क्वेश्चन किसी को नहीं आते। जैसे अभी इन्होंने पूछा ना, तो सब ऐसे ही सोच रहे थे आंसर्स कि हो सकता है कि हर्बीवोरस है या नहीं है, ऑप्शन में क्यों नहीं दिया है, वहां पे क्या है क्या नहीं है, ऐसे करके तो खेलना होता है इस पेपर में। कितना लाना है मार्क्स, इस बार गया होगा तो 82 गया होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता पेपर में। इन्वायरमेंट क्वेश्चन भी मत छोड़ना, जब तक जो मैंने सोर्स बताया ना, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे उसमें से। तो जब आप 99 का गेम खेल रहे हो ना, 195 प्लस का गेम खेल रहे हो ना, अब वो कितने क्वेश्चन करेक्ट करने हैं इसमें से, अब बताओ। सर 40 नहीं 95 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो 65 तो करेक्ट करना ही है आपको। मान लो 60 करेक्ट कर रहे हो, 60 करेक्ट कर रहे हो, फिर भी 95 96 नंबर है आपका। आज के स्टेज में नहीं रुकेगा प्रीलिम्स कभी। 35 क्वेश्चंस का लेवरेज ले रहे हो आप, समझ रहे हो, 35 क्वेश्चंस बहुत होता है। पहले ट्रेन करो ब्रेन को। 100 क्वेश्चन नहीं है वो 300-400 क्वेश्चन है जो आपको 2 घंटे में दे रहा है वो। फटाक से पढ़ो, समझो कि क्यों लिखा होगा ये आंसर, और सब PYQ वाले क्वेश्चन है बहुत सारे। जितना सॉल्व करो, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ओनली 2 क्यू स्टिक करो आप। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आए ओनली 3, रिस्क लो, क्या होगा, प्रीलिम्स नहीं होगा, वैसे भी नहीं होता, मैक्स में ही हो सकता है ना, तो रिस्क ले चलो। देखो यार, मेरा मत अडॉप्ट करो सीजैट वाला स्टैंड, मैं 73 करके आया था सीजैट में, ठीक है, मेरे लिए सीजैट इशू है ही नहीं। बट मैं बोलूंगा, अगर जैसे आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है, ह्यूमैनिटीज, सबका ह्यूमैनिटीज है ना, मोस्टली है, तो इंग्लिश को टारगेट करो पहले। इंग्लिश को दो आप 45 मिनट्स, इससे ज्यादा मत देना, ज्यादा दे रहे हो इसका मतलब आपका इंग्लिश वीक है। 45 मिनट्स दो। सत्यम सर ने बहुत अच्छा वीडियो लिया है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे, लाइक दैट इज द बेस्ट वीडियो। अगर आप लोग उससे हो जा रहा है ना, तब नीतू मैम वाला स्किप कर देना, नो नीड एट ऑल, जो कि मुझे लगता हो जाएगा। फिर आओ रीजनिंग के ऊपर। अब बहुत लोग समझ ही नहीं पाते रीजनिंग और क्वांट में डिफरेंस क्या है। रीजनिंग में नंबर्स का गेम नहीं होता है, ठीक है। तो यहां जो मैंने वो कहा ना, विक्रमजीत सर वाले रीजनिंग के क्वेश्चंस, उनका कोर्स करो, वीडियोस देखो उनका, फ्रीली अवेलेबल यूट्यूब पे। अब वो समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कैसे हो रहा है। मैं एक पैटर्न बताता हूँ। सीसैट ना इस पैटर्न पे खेल रहा है सिर्फ, ABCD और इसके नंबर्स 1 2 3 4। तो मैं आपको कल एक पैटर्न देता हूं, ACE, ये ट्रांसलेट हो रहा है आपका BDF में, तो ZBD किस में ट्रांसलेट होगा, ACE ट्रांसलेट हो रहा है BDF में। क्या हो रहा है यहां से, जब भी अल्फाबेट्स आए ना, अल्फाबेट से मत सोचो, थिंक एवरीथिंग इन नंबर्स, क्योंकि मैथ्स इज द मोस्ट, मैथ्स क्या है, लॉजिक का रिप्रेजेंटेशन है। इसको 1 करो, इसको 3 करो, इसको 5 करो, इसको 2 करो, 4 करो, 6 करो, अब देखिए रिलेशन +1 हो रहा है बस यहाँ पे, बस यहाँ +1 करो, 26 + 1 27 इज A, B + 1 इज C, D + 1 इज E। जैसे ही नंबर में ब्रेक करोगे ना, रीजनिंग का मतलब होता है कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को एक नंबर में ब्रेक कर रहे हो, दैट इज रीजनिंग, खत्म, और कुछ नहीं है। तो हो सकता है ये आप लोग को, देखो सिर्फ कंप्लेन करके फायदा है नहीं ना, आप लोग एफर्ट तो डालना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ सीसैट पे आप बहुत एफर्ट डालो, क्योंकि आई हैव मेट पीपल जिनका प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर है, और एक प्रीलिम्स जाने का मतलब होता है 2 साल बर्बाद होना। प्रोसेस तो 2 साल का होता है ना, 2 अटेम्प्ट तो ऐसे ही सब लिखता ही है, क्योंकि पता होता नहीं है रिजल्ट का। तो सीसैट पे जरूर ध्यान दो। जैसे कुछ एक एग्जांपल है सिलॉगिज्म, जिसको बोलते हैं सिलॉग्स। इसमें बोला था सम कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर दिस, सम आर दैट। इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें अंग्रेजी समझ में नहीं आती, ठीक है। वो बोल रहा है आपको सम कैट्स आर डॉग्स, इसका मतलब क्या हुआ, सम कैट्स आर डॉग्स, सम बफेलोज आर डॉग्स, ठीक है, ले लेते। हाँ सॉरी, सही सम कैट्स आर डॉग्स, अब दिया सम बफेलोज आर डॉग्स, ठीक है।
अब देखिए सम डोंकीज आर नॉट कैट, सम डोंकीज नहीं कुछ और एनिमल ले लेते हैं, कोई फेवरेट एनिमल है? नाइस। सम टाइगर्स आर नॉट कैट्स। अब स्टेटमेंट दिया है सम बफेलोज आर कैट्स, सब तो ये सोचेगा ना सम बफेलोज आर डॉग्स है, सम कैट्स आर डॉग्स है, तो सम बफेलोज आर कैट्स भी हो ही सकता है, बट वो नहीं है, आपको डायरेक्टली नहीं बोला है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो तो आपको सिर्फ डॉग के रिलेशन में बात कर रहा है, तो ये लॉजिक का रिप्रेजेंटेशन ही तो है। बहुत लोग उसको टिक मार के आ जाते हैं, वो नहीं करना है आपको। वहीं पे अगर आपको कमेंट करा सम टाइगर्स आर नॉट डॉग्स, कहीं भी कमेंट किया है कुछ टाइगर और डॉग का रिलेशन में, तो उसको आपको मानना ही नहीं है, कंसिडर दैट स्टेटमेंट एज रॉन्ग। तो ये अप्रोच रखो, मतलब समझो चीजों को, बहुत इजी है रीजनिंग, कुछ नहीं है। आई नो पीपल जो एक एक मंथ में रीजनिंग करके छोड़ रहे थे पेपर में, ये तो हो जाएगा ना आपका। 27 क्वेश्चन ही तो करेक्ट करने हैं, 33 तो यही आता है, 30 के अराउंड, और 15 के अराउंड ये होता है, 15-16 निकाल देगा आपका सी सेट। बट क्वांट छोड़ना नहीं है। क्या होता है कि जब पेपर आता है ना, तो सब पेपर पलटते हैं लोग, देखे मैथ्स का पेपर डर गए। आप लोग को देखना ही नहीं है पेपर, इंग्लिश से स्टार्ट करो, खट 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 इंग्लिश करते जाओ। मैं मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ, तो करते जाता हूँ मैथ्स, करते जाता हूँ, फिर रीजनिंग पे आता हूँ, फिर इंग्लिश पे आता हूँ, तो मेरी इंग्लिश की छूट जाती है, मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही हवा में कि यार हो गया 4 बज गया, टाइम टू गो होम। तो ये अप्रोच लेके चलो, 45 मिनट्स कुछ देखो ही मत इंग्लिश के अलावा। इस बार एक मेरी दोस्त है, उसका अराउंड 70 मार्क्स है, 70-71 होंगे मार्क्स। उसमें इंग्लिश के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे ऑफिशियली, जो आंसर किया है ना बाजीराव ये सब का, उसके 1 या 2 अप डाउन हुए होंगे, बट सारे क्वेश्चन सही थे उसके। मैथ्स उसने टच भी नहीं किया, सेम अप्रोच, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कर डाले, निकल गया सी सेट। सी सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, जीएस प्रीलिम्स निकल जाएगा। आप लोग सब मेहनत कर रहे हो ना, तो लॉजिक वॉजिक लगाओ, घटना चक्र सॉल्व करो, ये एटीट्यूड लेके जाओ कि 100 क्वेश्चन करने हैं, 95 होगा, 93 होगा, कुछ तो आइडिया ही नहीं लगेगा। जैसे मैं इस बार जो क्वेश्चन छोड़ के आया हूं वो ये वाला था, कौन सा क्वेश्चन था यार, भूल गया अभी, एक ही क्वेश्चन छोड़ा था, आज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। तो बस वही गेम है, एटीट्यूड का ही गेम है। पेपर हंसते खेलते दो, सब क्लियर हो जाएगा। और कुछ ऑल डन। बीपीएससी से क्वेश्चन, बीपीएससी प्रीलिम्स, जैसे सर मैंने पासवर्ड तो कर देती थी। यूज दिस, बाकी आवाज नहीं आ सर जैसे मैंने 67 और 68 बीपीएससी दिया था, उसके प्रीलिम्स में मेरे से क्या हो रहा है कि सर मेरे जो मार्क्स है ना 7 to 8 नंबर के बीच में प्रीलिम्स के कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा। और जो बाद में एनालाइज किया तो वो क्वेश्चंस में मेरे को ये पता चला कि सर वो क्वेश्चंस मुझे आते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस है वो मतलब ये हो रहा है कि मेरे साथ कि मैं रॉन्ग वाले ऑप्शन पे ज़्यादा मेरा माइंड चला जा रहा है राइट के बजाय। तो एलिमिनेट नहीं करोगे ऑप्शंस को? सर 2 एलिमिनेट हो जा रहा है, 2 में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जा रहा है मेरे को। सर ये दोनों बार मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, 67 में भी और 68 में भी। देखो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हो सकता है आपने या तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है क्वेश्चंस का, जो घटना चक्र किया है सॉल्व। इसे घटना चक्र ही करें। हाँ। सर जो आपने सोर्स बताया वो कर रखे हैं सर। कर रखे हैं ना। यस सर। और देखो 7-8 मार्क्स ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं होता है, ठीक है, 6-7 नंबर मार्जिन पे ही मैक्सिमम क्राउड उसी, इसलिए कट ऑफ वो डिसाइड होता है। तो वो अगर आपको छूट रहा है, जैसे मेरे हमेशा स्कोर बहुत ज्यादा होते थे, तो आपका अप्रोच क्या रहता है पेपर का? लाइक आप पेपर को 1.5 घंटे में कंप्लीट करते हो, 1 घंटे में कंप्लीट करते हो, या फिर पूरा टाइम लगा जाता है 2 घंटे का? नहीं सर 15 मिनट पहले तो हो जाता है सर। हो जाता है ना। ओएमआर भरना कब स्टार्ट करते हो? सर ओएमआर सर मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता है, जो एक मतलब 2 राउंड या 3 राउंड में पहले करता हूँ सर। जो मुझे जिस पे कॉन्फिडेंस रहता है वो मैं पहले टिक कर लेता हूँ, उसका ओएमआर फिल कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट राउंड में सर वही जो जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन है, और लास्ट में सर तुक्के वाले ज़्यादातर रहते हैं। थोड़ा मैं इसमें चेंज करना चाहूंगा, ठीक है। पहले क्या करो, फर्स्ट आइटरेशन जो ओएमआर फिलिंग होता है ना, ये भी बहुत आर्ट है खुद में। यस सर। तो मेरा ये रहता है, अगर 1 घंटे का एग्जाम है, जैसे यूपीएससी 2 घंटे का पेपर होता है, स्टेट पीसीएस को 3 घंटे का होता है, तो जब 1 घंटा बचा रहता है ना, यस उसके बाद से मैं ओवर भरना स्टार्ट करता हूँ। 1 आइटरेशन, 2 आइटरेशन, अब सबका आइटरेशन अलग होता है। मेरा एक ही आइटरेशन वाज द मेन आइटरेशन। मैक्सिमम मैं सेकंड आइटरेशन उन क्वेश्चंस को देता था जहां पे मेरे 2 ऑप्शन फंसे हुए हैं या फिर इस टाइप का है।
तो फर्स्ट थिंग इज 1 आवर जब रिमेन हो तब ओएमआर भरना स्टार्ट करो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने क्वेश्चन आपके श्योर शॉट निकल गए वहां से, रफ आइडिया लग जाएगा 40-50 का बैच ये सब। तो 1 आवर रिमेनिंग ओएमआर फिल करना स्टार्ट करना है। उन क्वेश्चंस को मत पढ़ो जो ओएमआर में ऑलरेडी भर चुके हो, बहुत बार नजर चल जाता है, फिर आपको लगेगा अरे यार शिट गलत मार्क कर दिए। जो हो गया सो हो गया। जो मैंने बताया ना, मैं एलिमिनेट करता हूं ऑप्शंस को, फिर स्विच टू दोस क्वेश्चंस जहां पे 2 ऑप्शन एलिमिनेटेड है। 2 ऑप्शंस एलिमिनेटेड, वहां पे आपको जो इंट्यूशन बोल रहा है ना आपका, मैं अपने पेपर में आई लिखता था वहां पे, ये आप सर्किल कर सकते हो कि इंट्यूशन ये बोल रहा है यार कुछ कहीं तो देखा है, कहीं कुछ समझ में आ रहा है। बहादुर शाह वाला जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन था मेरा ऐसे गया। सेकंड में कुछ रीजन होगा कि आपको लग रहा है सेकंड भी है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे छोड़ दोगे, ठीक है ये इंट्यूशन पे है, अगर लास्ट में ये हमको अटेम्प्ट करना ही है, लास्ट में नहीं आएगा तो मैं इसको मारूंगा, उसमें आई लिख दो या फिर जो भी आपका मार्किंग करना है। 2 ऑप्शंस में अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो बहुत बार तो फिल करो, ओएमआर में फिल करो। ये नहीं करना है आपको कि आप आइटरेशन सेकंड वाला कर लिए फिर भी ओएमआर का नंबर उतना का उतना ही है, कुछ करना है क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, किसी भी तरह तिगनम लगाओ, कुछ भी चीज करो, ओएमआर बढ़ो बटे यहाँ पे इस स्टेज में। थर्ड जो आएंगे ना, जो 3 ऑप्शन वाले या फिर जिसमें बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं लग रहा था, 4 ऑप्शन, उसमें सेम ये वाला प्रोसेस करो कि आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है और जो आपने ट्रिक्स लगाया था वो क्या जा रहा है, सही बैठ रहा है क्या, ट्रिक्स ट्राई करो एलिमिनेट करने का। तो ट्रिक्स इस स्टेज में आता है, इस स्टेज में कभी ट्रिक्स नहीं आता है। जो वो डेटा वाला जो मैंने कहा, जो सब जिससे वो मार्केट जैसे भरी हुई है, डेटा फैक्ट्स दिस दैट, वो इस स्टेज में आता है, थर्ड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज इज ऑलवेज योर नॉलेज, ये सबका ऑलमोस्ट सेम है, ये मेरा आपका जितने भी लोग हैं उसमें प्लस माइनस बहुत कम होगा। सेकेंड स्टेज इंट्यूशन स्टेज, 2 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में, थर्ड ऑप्शन देखो ही मत यहाँ पे, वो टाइम वेस्ट करोगे फालतू। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में इंट्यूशन बहुत कम आएगा और ट्रिक्स बहुत कम आएंगे, क्योंकि जो मैं बोला, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो सर 130 प्लस रहता है सर। हाँ तो वही, तो मेरा 150 रहता था बीपीएससी या फिर इस सब में। मैं क्या करता था फर्स्ट आवर में बीपीएससी के लिए, पहले 10 मैथ्स वाले क्वेश्चंस 10 आ गए, फिर नेक्स्ट 30-40 हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस। प्रीलिम्स को भी इसी तरह अप्रोच करो सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, थोड़ा अच्छा भी है तो हिस्ट्री करता था मैं, 30 में 30 आने ही चाहिए इसमें। इसी का मैं एग्जांपल दूं अगर, तो दादू मियां वाला जो क्वेश्चन था, इस चीज मुझे याद है, उसमें कुछ आ ही नहीं रहा, इंट्यूशन था दादू मियां, क्यों नाम क्यों लिखा होगा दादू मियां का वहां पे, तो आई वेंट फॉर दिस इंट्यूशन वाला स्टेज में। फिर आप नेक्स्ट में अटेम्प्ट करता हूं पॉलिटी के क्वेश्चंस, नहीं सॉरी नेक्स्ट अटेम्प्ट करता हूं मैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के भी 30 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। ये पूरा ही फैक्ट बेस्ड रहता है, टिक करो या क्रॉस करो। इसमें आता है पूरा बहुत सारा, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस कैटेगरी में मिलेंगे, ठीक है। हैवी ट्रिक्स लगता है यहाँ पे, भर भर के ट्रिक्स लगता है, इंट्यूशन ही भर भर के लगता है यहाँ पे। ये पढ़ा है इस मैगजीन में कहीं तो देखा है, इस सब टाइप का चीज चलेगा बहुत ज्यादा। मैं फ्रैंक बता रहा हूँ, जो एग्जाम में चलता है सबका दिमाग इस कैटेगरी में आ गया। फिर करता हूँ पॉलिटी, ये सब इकोनॉमी यहाँ पे। इसमें अगर आप इसमें इस सब क्वेश्चंस में क्या है ना, ये सब सारे क्वेश्चंस यहाँ जाने चाहिए आपके, क्योंकि इसमें आप इंट्यूशन ज्यादा काम नहीं करेगा आपका, इंट्यूशन काम करेगा ये सब करंट अफेयर्स, यूपीएससी में इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस को फिल्टर करना स्टार्ट करो। अब हो सकता है हिस्ट्री मेरे लिए बहुत ईजी है बट बाकी के लिए बहुत टफ होगा, तो आप देखो कि कैसे लाई कर रहा है चीजें। तो पीवाईक्यू जब एनालिसिस करते हैं ना, तो मेरी पीवाईक्यू की इतनी मोटी बुकलेट होती है यूपीएससी की, क्योंकि मैं एक चीज उसमें एनालाइज करता हूँ कि इंट्यूशन क्या बोल रहा है, कहाँ क्या देखे हैं इसमें, क्या नहीं देखे हैं, और मैं सिर्फ पीवाईक्यू ही सॉल्व करता हूँ बहुत ज्यादा। तो समझ गए, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में इसमें इंट्यूशन या ट्रिक्स, 3 आइटरेशन ये होना चाहिए आपका। ये नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन को हम 3 बार पढ़ रहे हैं। तो ये जितना आप वो जो आप बोल रहे हो ना 5-6 मार्क्स का डिफरेंस, वो जरूर कवर हो जाएगा इससे। आप ट्रिक्स पे काम नहीं किए होगे। ये सर जैसे एक क्वेश्चन था सर 67 में, आपको याद होगा, जैसे सर वो हजारीबाग जेल से छूटने वाला दिवाली वाला, हाँ हाँ तो बिल्कुल। उसमें ये मुझे याद था कि ये नवंबर में हुआ था, लेकिन मुझे कंफ्यूजन हो गया दशहरा दिवाली, तो मैंने सर दिवाली की जगह दशहरा टिक कर दिया था। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब मेरा इंट्यूशन
उस जगह पे ज्यादा जा रहा है जो गलत वाला ऑप्शन है। हाँ, तो इसका मतलब इंट्यूशन में आपका इश्यूज आ रहा है ना। तो वहां मेरे साथ भी सेम हुआ था, मैं भी सेम स्टेज में था। मुझे ये लगा था कि वो भागेंगे कब, दिवाली वाली टाइम भाग सकते हैं। वही मैं वो नहीं सोचा, मैंने उस टाइम ये सोचा था कि दशहरा और दिवाली पे ही मैं आके स्टक हुआ था। अब बिहार में ना दशहरा उतना बड़ा ये नहीं है, बट दिवाली उस टाइम बहुत बड़ा फेस्टिवल है। आज के डेट में भी छठ पूजा बहुत बड़ा फेस्टिवल है वहां पे, ठीक है। तो मैं उस इंट्यूशन से गया था, ठीक है। अब देखोगे ना आपका वहां पे 6-7 नंबर नहीं छूट रहा होगा। ये क्वेश्चंस आपको इसलिए याद है क्योंकि आप उस पर थोड़ा दिमाग लगाए हो, आपको लग रहा है कि आप वहां पे छूट रहे हो, क्योंकि आपका मार्क्स, अगर मैं 112 का कट ऑफ, शायद आपका 102 मार्क्स है, जितना भी मार्क्स है आपका। तो अगर 48 क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो या 50 क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, तो हर क्वेश्चन पे सोचो ये चीज कि नॉलेज का तो कमी नहीं है। 99 बने थे सर मेरे। 19 बहुत कम है अगर आप कंपटीशन लेवल में खेल रहे हो। बीपीएससी जिस लेवल पे जा चुका है अभी, उस टाइम शायद नेगेटिव भी नहीं था। नेगेटिव वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नेगेटिव वाला नहीं, सर 67 में नेगेटिव आ गया था क्या? 68। तो 68 में यस सर। 99 मार्क्स बने थे। यस सर। कट ऑफ के करीब ही होगा। कट ऑफ करीब था, तो फिर कट ऑफ कितना था उसका? 99, 68 का तो कट ऑफ 96 97 था, ऐसा कुछ था। नहीं सर, सॉरी 67 ही था सर। हाँ, 67 की बात कर रहे हो क्या? मैं वही तो बता रहा हूँ। तो वही वो 14 था कट ऑफ जिसमें 99 क्वेश्चंस। हाँ, तो अब बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो वहाँ 50 क्वेश्चन गलत कर रहे हो। एक दो क्वेश्चन हो सकता है इंट्यूशन पे जा रहा हो, ट्रिक्स फेल करेगा, ऐसा नहीं है कि ये सब सही हो जाएगा। ये सही होता तो फिर सब इसी को पढ़ाते ना। मेन यहाँ पे है, ये आपका मेन बल्क बनाना चाहिए। फ्रेश माइंड से आप दे रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं ना वो कंटेंट जो बुक, जैसे आपने भी सॉल्व किया है उस चीज को, हो सकता है रिवीजन में कहीं कमी हो। अब देखो हर क्वेश्चन को एनालाइज करो, कहाँ गलत हो रहा है। जैसे मैं यूपीएससी प्रीलिम्स मेरा नहीं होने का रीजन था इकोनॉमी, मैं फालतू क्वेश्चन गलत कर रहा था और एक अटेम्प्ट कम कर रहा था मैं, 75-80 क्वेश्चंस जो सब बोलते हैं ना। फिर मैंने देखा मेरा फोर्टे है मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, मेरा इंट्यूशन अच्छा जाता है यूपीएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व करके। तो मैं थोड़ा इस पर रिलाई करना स्टार्ट किया हूँ। इकोनॉमी वीक पॉइंट था, हमेशा गलत हो रहे थे आंसर्स, फिर एक्सप्लोर किए। घटनाचक्र नॉट सफिशिएंट, विवेक सिंह सर की बुक बहुत हेल्प आई। तो जब आप खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो ना, आपका वीक एरियाज, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू प्लान टू डू इन दिसंबर, आपको पता होना चाहिए मैं दिसंबर में ये कर रहा हूँ। सीसेट मेरा जनवरी 15 तक खत्म होने वाला है, उसके बाद आप इस लेवल का आ जाएगा कि 67 में ले आऊंगा। कॉन्फिडेंस ऐसे ही तो आता है। तो यही है, आप एनालाइज करना इस पे। ठीक है और कुछ सर, ये आप यूपीएससी और पीसीएस को सर बैलेंस किस तरह से करते थे सर? बैलेंस क्या यार, यही सेम चीज होती थी। एग्जाम का डेट आया, अब प्रीलिम्स लिखना है, घटना चक्र एक बार देख लो, उसके शॉर्ट नोट्स हर रिवीजन में बनाया करता था। एक बार उसके शॉर्ट पलट लो, घटना चक्र एक बार सारा, करंट अफेयर्स की मैगजीन को एक बार पलट लो। रिवीजन और कुछ करना तो है नहीं। जैसे कि आपने बोला कि मेंस के लिए आपने सिलेबस मैपिंग की थी, तो जैसे कुछ स्पेसिफिक मेंस का पार्ट डिफरेंट रहता है काफी सारे। यस सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर उसको किस समय पर जैसे मतलब मान लीजिए कि आपको यूपीएससी का भी मेंस लिखना है, स्टेट का भी मेंस लिखना है। यूपी का फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मेरा दोनों थे, एक हफ्ते बाद और होता एक है। दिन का गैप था दोनों के बीच। हाँ हाँ, I know, I संडे know। को जो खत्म हुआ, Yes, ऑप्शनल मंडे का गैप, ट्यूसडे से यूपी का मैच शुरू था। वो पहला पेपर हिंदी का था। हिंदी का पेपर होता है, हाँ। अब आप 3 महीने के बीच में हिंदी भी नहीं पढ़ सकते ये सोच करके कि मतलब, क्योंकि आदमी यूपीएससी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो सब कैसे मतलब एक सर जैसे बिहार में इकोनॉमी और डिजास्टर मैनेजमेंट सर, वो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, हाँ तो उसको सर उस पे में डील करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन यूपीएससी वाला सर वो तो ब्रॉडर लेवल पर है, तो सर उसके लिए तो थोड़ा तो टाइम चाहिए होता है ना कि किस टाइम तो तरह नहीं, से वही तो मैं बता रहा हूँ। DI हो गया मेन सर। गेम है टाइम मैनेजमेंट का। आप पहले टारगेट करो, आप कौन से एग्जाम्स लिख रहे हो। ये एग्जाम इस साल, ये एग्जाम है लाइंड अप, मैं ये सब एग्जाम लिख रहा हूँ। 3-4 एग्जाम, बहुत लोग सीजीएल एग्जाम भी देते हैं। अब जिनकी सीसेट स्ट्रॉन्ग रहती है, सीजीएल एग्जाम इज अ मीन्स टू गेट गुड होल्ड ओवर सीसेट, तो वो उसी पर्सपेक्टिव से देते हैं सीजीएल का एग्जाम। सीसेट स्ट्रॉन्ग हो गया उनका, पढ़ने का जरूरत नहीं है। जैसे आप हिंदी बोल रहे हो, आपको हिंदी सीखना है, तो 15 डेज का एक स्लॉट निकालो, क्योंकि आपको पता है आपको टाइम नहीं मिलेगा यूपीएससी के बाद यूपीपीसीएस का लिखने का। तो आप हिंदी का स्लॉट निकालो, हिंदी सीख लो। उसमें कहाँ बेनिफिट होगा, जो आपको टाइम मिलेगा ना, यूपीएससी का 1 हफ्ता छुट्टी मिलता है जब हिंदी पढ़ने का, उसमें बहुत लोग हिंदी पढ़ते हैं 1-2 दिन, बेकार फालतू, नहीं जरूरत है उसका, क्योंकि आपका ऑलरेडी डन है।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप ऑप्शनल पढ़ सकते हो उस टाइम पे। यूपी में तो मार्क्स जोड़ते हैं ना हिंदी के। हाँ, इसीलिए अगर आप हिंदी प्रिपेयर्ड है ना, हाँ तो जब यूपीएससी का जब आप मेंस लिखते हो, हिंदी इंग्लिश वाला जो पेपर होता है, हाँ उसके लिए आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ। फिर डायरेक्ट आप सो के उठ के एग्जाम का पेपर लिख सकते हो। हाँ नहीं वो तो है, मैं तो ये पूछ रहा था बेसिकली तो पहले कर लो उसको, कि स्टेट स्पेसिफिक वाला जो। जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हुआ ना, हाँ उसके बाद 10 दिन देके हिंदी कर लो। वो इस बार किया भी है, हम्म। मेरे दोस्त ने किया है। हम्म। वो 10-15 दिन से हिंदी पढ़ा है यूपीपीसीएस के लिए, हम्म। और यूपी स्पेशल होता है 2 पेपर शायद। तो वो स्टार्टिंग का जो 20 डेज होता है ना, जहाँ पे सब फोमो में होता है, 20 डेज जो होता है कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, वो उसमें सिर्फ यही किया है, हिंदी पढ़ा है और यूपी स्पेशल का पढ़ा है। तो यही करना है आपको, मतलब प्लानिंग पूरा आपका है, ठीक है, कि प्लान कैसे करते हो हर दिन को आप। और एक बफर डे रखो, जैसे मैं 5 दिन का, एक हफ्ते में 5 दिन का प्लान करता था, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे बफर। तबीयत खराब हुआ तो इसको मैनेज करेंगे इसमें। तो ये प्लान 50% ही कंप्लीट हो पाएगा ना। सैटरडे संडे यही करता था मैं, कीप इट एज अ बफर, डोंट प्लान फॉर सैटरडेज एंड संडेज। मंडे टू फ्राइडे का प्लान करो, लेफ्ट ओवर्स को सैटरडे संडे करना है, बाकी यही है। पहले भी पढ़ाया है आपने? पक्का पढ़ा है। पढ़ाता था, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर एकदम फॉर्मल वे में। हाँ खैर शुरुआत में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग छूट गई थी, तो मैं लोगों को बता दूं कि अभिराज ने फाइनली बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई, ना होते होते हुई, लेकिन शायद सब कुछ चीज़ें जो होती हैं टाइम से होती हैं। तो फाइनली आज जब अभिराज आए हैं तो 6 बजे आए थे और 6 से अभी 8 के ऊपर हो चुके हैं। तब से लगातार सिंगल हैंडेडली क्लास ही ले रहे हैं, प्रॉपर पूरी जर्नी बताने के साथ, सारे क्वेश्चन डाउट सारे आंसर किए हैं, लिख लिख के पढ़ाया प्रॉपरली। एंड अब 4 को शायद जा रहे हैं ना ज्वाइन करने वेस्ट बंगाल, और फिर फाइनली इधर इंटरव्यू देने ही आएंगे। इंटरव्यू देने आएंगे तो फिर से हम लोग एक बार मुलाकात करेंगे। तो आप क्लास अच्छी लेते हो, आप तो सब्जेक्ट भी पढ़ा देंगे आप लोगों को। सो आपको बेस्ट विशेज हैं, ठीक है, मिलते रहिए, फिर आते रहिए। और आप सभी को थैंक्स, आपने सुना, सब कुछ सीखा समझा। और एज ऑलरेडी सेड, ऑनलाइन में जिनको डाउट्स है वो पूछ सकते हैं, हम हमेशा आपके डाउट फॉरवर्ड करेंगे और सर आपको वहाँ पे भी हेल्प करेंगे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। थैंक यू।